उसे एक घातक बीमारी का निदान हुआ और एक गंभीर भविष्यवाणी दी गई। वह केवल खेल में सफल होना चाहता था, इसलिए उसने भुगतान किया और कोमा में चला गया। लेकिन जब वह जागता है तो वह खुद को खेल की दुनिया के अंदर पाता है और परिचित चेहरों को दिखता है। अब भुगतान करके जीतने वाला खिलाड़ी अपने नए संसार में राजा के रूप में शासन करता है, लेकिन अब उसे यह पता लगाना है कि कौन सी दुनिया असली है। चलिए पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्र के स्टोर और गेम को देखते हुए होती है और वह सोचता है, भाग्य हमेशा निष्पक्ष होता है ना? उसने असंतुष्ट आवाज में कहा कि इस गेम में दान बहुत धीमा है। क्या 3 या 5 मिलियन का कोई पैक तुरंत जोड़ा जा सकता है? उसका नाम जियांग चेन है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसका अपना अपार्टमेंट है, उसके माता पिता मर चुके हैं और उसके खाते में अभी भी कई हजार छोटे लक्ष्य हैं। वह एक विशिष्ट अमीर वारिस है, हालांकि उसे एक घातक बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। उसके पास 3 महीने से कम का समय बचा है और उसने अपने जीवन के आखिरी दिन खेल खेलने में बिताने का फैसला किया। अंत में उसने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की। वह बिस्तर पर लेट गया और सोचा कि उसने करोड़ों खर्च किए, कई रातें बिना सोए खेला और फिर भी पूरे खेल में सबसे कठिन उपलब्धि हासिल की। असफलताएं जीवन की स्थायी साथी हैं। इन विचारों के साथ वह सो गया। उसके बाद एक लड़की उसके पास खाना लेकर आई, उसे भाई कहकर बुलाया और पूछा कि क्या उसने फिर से पूरी रात खेल खेलते हुए बिताई। वह उठकर बैठा और कहा कि ऐसा नहीं था, वह अभी अभी जागा है। उसने कहा कि उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उसी समय उसने बहुत थकान महसूस की और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने एक काल्पनिक दुनिया देखी और सोचा कि वह कहाँ है। आखिरकार उसने अभी अभी एक खेल खेला था। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया और उसे कुछ और याद नहीं रहा। उसने एक अजीब भारीपन महसूस किया और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने ऊपर एक अनजान लड़की को देखा। उसने उसे देखा, उसे मिस्टर हीरो कहा और कहा कि इरा महाद्वीप को बचाने का समय आ गया है। उसने थोड़ी असंतुष्ट नजर से सोचा कि यह आवाज उसके कानों में चुभ रही थी और जानी पहचानी लग रही थी। वह उठकर बैठा और पूछा कि वह कौन थी। उसने कहा कि उसकी अन्यमनस्कता अद्भुत थी। आखिरकार वे एक साथ बहुत कुछ झेल चुके थे। वह बिस्तर से उठा, कमरे के चारों ओर देखा और सोचा कि यह वातावरण निस्संदेह उसकी गेम गॉड्स अबोर्ड था। यह लड़की वही थी जो पावर अप मर्चेंट थी, जिससे उसने लाखों खर्च किए थे। क्या उसने वास्तव में इतना लंबा खेला था कि उसे मतिभ्रम होने लगे थे? उसने अपना पैर उठाया और कहा कि अब वह साबित करेगी कि यह कोई भ्रम नहीं है। इसके तुरंत बाद उसने उसके चेहरे पर लात मारी। एमसी ने शांत भाव से सोचा कि यह एहसास और गंध बहुत वास्तविक थे। ऐसा लग रहा था कि वह सच में इस दुनिया में प्रवेश कर चुका था। एक अज्ञात व्यक्ति ने इस घर का दरवाजा लात मारकर तोड़ा, जोर से उसका नाम पुकारा और कहा कि उसे अब बाहर आना चाहिए। आज वह उसकी बहन को ले जाएगा और उसे परवाह नहीं थी कि वह सहमत है या नहीं। उसकी बहन ने असंतुष्ट नजर से शेन वॉन हाउस से कहा कि उसके भाई को गंभीर बीमारी है और उसे परेशान नहीं किया जा सकता। उसने अपने भाई को बुलाया और कहा कि उसके लिए आराम करना बेहतर होगा और वह खुद इससे संभाल लेगी। उसने लू को बुलाया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी। उसने कहा कि आखिरकार ये उनका घर था, वह यहाँ रहती थी। उसने थोड़े असंतुष्ट भाव से सोचा कि कुछ गड़बड़ है। यह पात्र भी लानशांग से था। एक व्यापारी जिसका नाम फूफू था ने कहा कि उसे सब कुछ समझाने देना चाहिए। लानशांग में उसे अब तक मर जाना चाहिए था। हालांकि वह एकमात्र था जिसने भगवान के निवास में छिपी उपलब्धि को पूरा किया था, इसलिए प्रणाली ने उसे खेल की दुनिया में दूसरी जिंदगी जीने का अवसर दिया। उनके पास एक दान वापसी प्रणाली है। जितना अधिक वह भुगतान करता है उतना ही अधिक उसे मिलता है। इसके अलावा उसने बहुत अधिक खर्च किया। रिफंड के दौरान ऊर्जा बहुत अधिक थी, शरीर इसे सहन नहीं कर सका, इसीलिए वो ऐसा हो गया। चेन ने पूछा, क्या उसने बहुत ज्यादा दान कर दिया और बस अपने शरीर को नष्ट कर दिया? उसने सहमति जताई और कहा कि युवाओं को फिर भी पता होना चाहिए कि कब रुकना है। हालांकि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह उसे अभी भी कुछ उपयोगी दे सकती है। वॉनहाउ ने उसे नाखुश नजर से बुलाया और कहा कि वह लू को अपनी महिला बनाना चाहता है और उसके पास 2 विकल्प हैं। या तो वह सहमत हो जाए या वह उसके पूरे परिवार को मार डालेगा और वह फिर भी उसके साथ जाएगी। उसके पास निर्णय लेने के लिए 3 सेकंड हैं। उसने इस मूर्ख से नाखुश भाव से पूछा, क्या वह सही दिमाग में भी है? उसे कुछ करना चाहिए। उसने शांत भाव से सोचा कि यह सब होने के बावजूद वह अभी भी नहीं समझ पाया कि वे सभी यहाँ क्यों थे। उसे सिरदर्द होने लगा था क्योंकि उसने उस पागल को नजरअंदाज किया। उसने अपनी मुट्ठी में आग की ऊर्जा प्रवाहित की और जोर से कहा कि चुप्पी सहमति का संकेत है। अगर ऐसा था तो वह खुद उसके लिए चुन लेगा। नायक ने एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी और जोर से पूछा, क्या वह नहीं देख सकता कि वह अभी खराब मूड में है? वह तुरंत उससे दूर कूद गया और जोर से पूछा, क्या उसने उसका मुक्का सह लिया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह मुस्कुराते हुए बोला कि उसके खेल के स्तर को देखते हुए वह कहीं गांव के मूर्ख के स्तर के आसपास था। उसने सोचा कि सुनहरी स्केल आर्मर जो फूफू ने उसे दिया था वह रैंक 3 से नीचे की किसी भी श्रेणी को भेद नहीं सकता। वानहाव ने असंतुष्ट भाव से जोर से पूछा, क्या वह वास्तव में प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा था? उसने बाहर खड़े कुछ लोगों को बुलाया और जोर से कहा कि उन्हें उसे पकड़ लेना चाहिए। उन्होंने सहमति जताई और उसकी ओर दौड़े और उसने जोर से पूछा, क्या उसने सोचा कि वह मजाक कर रहा था जब उसने कहा कि वह उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देगा? उसने एक दिव्य वस्तु निकाली, एक रैंक 5 का एब्जॉर्प्शन टूथ, और शांत भाव से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एनपीसी हैं या असली लोग।
उसने उन्हें अविश्वसनीय रूप से जल्दी हरा दिया और गंभीर भाव से कहा कि अब वे जानेंगे कि असली डोनेशन बॉस की शक्ति क्या होती है। तुरंत उसके बाद एक महिला घर में दाखिल हुई और कहा कि उन्हें सभी को बाहर ले जाकर जल्दी से दफना देना चाहिए। एमसी ने उसकी ओर देखा और सोचा कि जैसा कि उम्मीद थी, आंटी मिंग भी यहाँ थीं। उसने उन्हें बुलाया और पूछा कि क्या वह घायल हैं। उन्होंने युवा मालिक को बताया कि उन्हें एक नकली हमले से बाहर लाया गया था, जिससे लगभग वह और मिस मुसीबत में पड़ गए थे। उन्होंने उन्हें गले लगाया, रोने लगीं और कहा कि अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो वह नहीं जानती कि वह क्या करती। उनकी बहुत मजबूत पकड़ के कारण वह घुटने लगे और कहा कि मुख्य बात यह है कि सब कुछ ठीक हो गया। लू ने अपने भाई को फोन किया और कहा कि शेन कबीले को भारी नुकसान हुआ है, वे इसे जाने नहीं देंगे। एंट ने इससे सहमति जताई और कहा कि अगर वे विरोध नहीं करेंगे तो उन्हें बस मार दिया जाएगा। अब उसकी ताकत क्या है? उसने सोचा कि इस खेल में प्रत्येक वर्ग एक शुरुआती से प्रो, एलीट, मास्टर और आगे तक विकसित हो सकता है। मोड फेमस सम्स तन लेकिन प्रत्येक पदोन्नति कई गुना वृद्धि देती है और कभी कभी दसियों गुना। उदाहरण के लिए वॉन हाउ एक दूसरे रैंक का फाइटर है, एक प्रो स्तर। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह एक शुरुआती से भी नीचे है, सबसे बुनियादी रैंक। यह उसे बहुत आश्चर्यचकित कर गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके सिर के ऊपर यह आइकन का मतलब है कि वह एक पूर्ण शुरुआत करता है। उसने मिस को बुलाया और कहा कि उसे युवा मास्टर के साथ इकट्ठा होकर निकल जाना चाहिए। वह जियांग घर को कवर करेगी ताकि वे कुछ समय तक उन्हें न ढूंढ सकें। उसने उसे शांत भाव से बुलाया और कहा कि चिंता न करे। हालांकि वह शुरुआती स्तर पर था, अपनी लड़ाई की कौशल और उपकरणों के साथ वह आसानी से तीसरे स्तर के विरोधियों को हरा सकता था। वैसे उसके पास उनके लिए कुछ था। उसने 2 किताबें निकाली और मेंग ने पूछा कि वे क्या थीं। सिर्फ किताब को देखकर ही उसे नींद आने लगी। लू ने किताब ली और कहा कि हालांकि चूंकि जियांग कबीला खतरे में था, वह अब और चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। वह हमेशा अपने भाई और चाची पर निर्भर नहीं रह सकती थी। उसने किताब को एक यादृच्छिक पृष्ठ पर खोला, शर्मिंदा हो गई और पूछा कि यह क्या था। उसने शर्मिंदा होकर किताब बंद कर दी और देखा कि यह एक आकर्षण तकनीक थी। जैन ने सोचा कि अपने भाई के रूप में वह नहीं चाहता था कि वह ऐसी चीज सीखे। उसने कहा कि उसे सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उसे बस वही चुनना चाहिए जो उसे पसंद हो। उसने सोचा कि अगर इससे उसे जीवित रहने में मदद मिलती है तो यह इसके लायक होगा। मिंग ने युवा मास्टर को फोन किया और कहा कि उसने इस किताब में दी गई श्वास तकनीक को आजमाया और केवल एक सांस ने उससे पहले के पूरे दिन से अधिक प्रभाव दिया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि सिस्टम उस पर बेकार चीजें नहीं थोप सकता। उसने खुद इसे महसूस किया था। उसने पहला अध्याय पढ़ना समाप्त किया, देखा कि दूसरा अध्याय अवरुद्ध था और सोचा कि वे दूसरा अध्याय अवरुद्ध करने के लिए बहुत लालची थे। फूफू उसके पास उड़कर आई, उसके हाथों में किताब बंद कर दी और कहा कि वह बहुत अधीर था। उसे बाकी तब मिलेगा जब वह स्तर बढ़ाएगा। कुछ समय बाद नायक चू युन झील पर आया और कहा कि एक मछली पकड़ने की छड़ी और चारा की एक थैली उसके लिए पूरे दिन मछली पकड़ने के लिए पर्याप्त होगी। क्या वह सही सोच में भी है? वह एक नौसिखिया है जिसका कोई रैंक नहीं है। उसे स्तर बढ़ाने के लिए सोने की तराजू वाले राजा का जिगर क्यों चाहिए? ये आखिरकार रैंक 4 है। उसने कहा कि उसे एक बार में 10 रैंक ऊपर जाना होगा। अगर उसे केवल एक की जरूरत होती तो सब कुछ बहुत आसान होता। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि सौभाग्य से वह खेल में एक शीर्ष खिलाड़ी था, इसलिए उसने ये सभी क्वेस्ट्स बहुत पहले ही बंद कर दिए थे। सबसे पहले आपको सामान्य चारा निकालना होगा, उसे एक सामान्य मछली को खिलाना होगा और फिर एक विशेष चारा डालना होगा, तब यह मछली निश्चित रूप से काटेगी। उसने मछली पकड़ने की छड़ी को पानी की बाल्टी में छोड़ दिया, देखा कि यह हिल रही है और कहा कि यह आ गई। उसने मछली पकड़ने की छड़ी पकड़ी और कहा कि आपको इसे एक विशेष आवृत्ति से झटका देना होगा और मछली से लड़ना होगा। वह इसमें भी एक पेशेवर है। उसने जो पकड़ा था उसे पानी से बाहर निकाला और जोर से कहा कि राजा को बाहर आना चाहिए। हालांकि मछली की बजाय उसने पानी से एक जलपरी को बाहर निकाला और निराशा भरी नजर से जोर से पूछा कि वह कौन है। जलपरी ने कहा कि उसका नाम सेन्ना है। वह बहादुर स्वामी की आभारी है कि उसने उसे बचाया। मुख्य पात्र ने कहा कि उसने उसे बचाया नहीं, वह तो बस मछली पकड़ रहा था। उसने कहा कि उसे पता था, लेकिन उसे दुश्मनों ने छू युन झील में बंद कर दिया था। अगर उसकी चारा नहीं होती तो वह अपनी ताकत वापस नहीं पा सकती और बाहर नहीं आ सकती। उसने पूछा क्या उसने उसकी चारा खा ली। उसने अतीत को याद किया और सोचा कि क्या खेल में ऐसे घटनाएं थीं। उसे कुछ याद नहीं आया। फूफू उसके पास उड़कर आई और कहा कि उसे अभी भी बहुत कुछ नहीं पता। इस दुनिया की उसकी समझ सिर्फ हिमखंड का सिरा थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा अगर ऐसा है तो वह इसकी भरपाई कैसे करेगी? उसे चारा देगी या सोने की तराजू वाले राजा को पकड़ने में मदद करेगी? उसने माफी मांगी और कहा कि अब उसके लिए झील में लौटना खतरनाक है और अब कोई चारा नहीं है। हालांकि वह कसम खाती है कि वह उसकी दया को नहीं भूलेगी। उसने नाखुश होकर पूछा तो उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा? वह इस बारे में बात कर सकती है कि वह भविष्य में उसे जरूर चुकाएगी। उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वह जा सकता है। वह उसकी निस्वार्थता से हैरान थी, जल्दी से उसके पास आई और उसे चूमा। उसने उसे दूर धकेला और पूछा कि वह क्या कर रही है। पहले उसने चारा खाया और अब वह उसे भी खाना चाहती थी। उसने कहा कि उसने उसके शरीर पर एक निशान छोड़ दिया है, इसके साथ वह उसे बाद में ढूंढ सकेगी। हालांकि जाने से पहले उसकी एक और अनुरोध है।
उसने अपनी पूंछ को पैरों में बदल लिया और कहा कि उसने जमीन पर जाने के लिए कपड़े तैयार नहीं किए थे। क्या वह उसे कुछ उधार दे सकता है जिससे वह खुद को ढक सके? उसने सोचा कि अच्छा हुआ कि उसके पास अपनी सूची में कुछ शुरुआती कपड़े बचे थे। उसने कपड़े बदल लिए और उसने कहा कि कम से कम इस तरह वह कुछ समय तक टिक सकेगी। सेना ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा कि उसने उससे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा था, वह उसे जरूर ढूंढ लेगी। उसके बाद वह पानी के नीचे गोता लगाई और उसने सोचा कि चूंकि यह स्पष्ट नहीं था कि विशेष चारा बनाने में कितना समय लगेगा, उसे कोई और विकल्प सोचना होगा। कुछ समय बाद कहीं पास में दो लोग एक भेड़िया राक्षस से मिले जिसके बहुत तेज पंजे थे। लड़की ने अपने चाचा से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आदमी ने जोर से उसे किंगयू कहकर पुकारा और कहा कि उसे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने चिंतित नजर से सोचा, आखिर उत्तरी रिज के बाहरी हिस्से में यहाँ तीसरे रैंक का दानव भेड़िया कहाँ से आया। उसने कहा कि वे वैसे भी खत्म हो गए थे, लेकिन कम से कम इस तरह वह भाग सकती थी। चैन उनके पास चट्टान पर खड़ा था और कहा कि यह कुत्ता काफी बड़ा है, मुझे आश्चर्य है कि यह किस नस्ल का है। अगर आप इसे घर ले जाएं तो यह उनकी रक्षा कर सकेगा। इसके तुरंत बाद वह उनके पास कूद गया और आदमी ने पूछा, क्या यह आदमी उड़ता है? क्या यह सच में चौथे रैंक का मास्टर है? ऐसा लगता है कि वे बच गए हैं। राक्षस ने गहरी सांस ली, जिसके बाद कई लहरें उज्ज्वल ऊर्जा की ऊपर की ओर निकली। उसने जोर से अपने चाचा से कहा कि यह आदमी उड़ नहीं रहा था, बस गिर रहा था। क्या उसने सच में अपनी जान खत्म करने के लिए चट्टान से छलांग लगाई? वह राक्षस द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा से टकराया और एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। उसके चाचा ने उसके कंधे को पकड़कर कहा कि किसी न किसी तरह उसने उन्हें भागने का मौका दिया। बाद में वे पता लगाएंगे कि वह कौन था, ताकि वे कम से कम एक स्मारक बना सके अगरबत्ती जलाने के लिए। नायक ने गिरने के बाद राक्षस को बेहोश कर दिया और कहा कि यह अभी भी बहुत ऊंचा था और उसके पैरों में ऐंठन हो गई। वह इस वजह से बहुत हैरान था। इस युवक को बुलाया और पूछा कि क्या वह ठीक है। भेड़िया राक्षस कहाँ गया? उसने उसकी ओर देखा और कहा कि वह ठीक है और यह राक्षस भी ठीक है। उसने इस राक्षस की ओर क्रूर मुस्कान के साथ देखा और कहा कि उत्तरी रिज में कहीं सभी जानवरों का राजा रहता है, लेकिन वह सही जगह भूल गया, इसलिए वह उसे वहां ले जाने के लिए कहता है। इसे नाटक करना बंद करना चाहिए, नहीं तो फिर से मारेगा। इस धमकी से राक्षस डर गया और तुरंत खड़ा हो गया। उसने अजीब हरकतें दिखाना शुरू कर दिया और उसने पूछा, क्या वह उसे बैठने का प्रस्ताव दे रहा है? राक्षस ने सिर हिलाया। वह बैठने लगा और कहा कि उसे कुछ काम करने हैं, इसलिए अब उसे जाना चाहिए। इसके तुरंत बाद राक्षस दौड़ गया और आदमी ने कहा कि शायद वे एक असली मास्टर से मिलने के लिए भाग्यशाली थे, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। शायद किस्मत उन्हें कुछ समय बाद फिर से मिलाएगी। राक्षस एक खुली जगह पर रुका और मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वे जगह पर हैं। एक बड़ा सफेद भेड़िया राक्षस उसके पास आया और पूछा, भेड़िया, राक्षस कहता है कि वह यहाँ एक अनुरोध के साथ आया है। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी राक्षस ने कहा कि राजा आज अच्छे मूड में है, क्योंकि उसने एक आदमी से मिलने के लिए सहमति दी है। उसे उम्मीद है कि वह महाराज को नाराज नहीं करेगा। पिछली बार एक 5वें दर्जे के मास्टर ने स्वर्गीय घास चुराने की कोशिश की और तुरंत मार दिया गया। एमसी ने कहा कि सभी जानवरों का राजा पीएस एक पौराणिक 5वें दर्जे का जानवर है, जिसमें सभी जानवरों को आदेश देने की जन्मजात क्षमता है। राक्षस मुस्कुराया और कहा कि कम से कम वह सम्मान दिखा रहा था, उसे बताना चाहिए कि वह यहाँ क्यों आया। उसने पूछा, उसके पास स्पष्ट रूप से बाघ की शक्तियां थीं, जिसका मतलब था कि उसकी प्रवृत्तियां भी समान थीं, सही? क्या वह उसकी मदद कर सकता था एक मछली पकड़ने में? जानवरों के राजा ने एक शक्तिशाली आभा फैलानी शुरू की और जोर से पूछा कि उसने अभी क्या कहा। उसे इसे फिर से दोहराना चाहिए। वह मदद के लिए आया था ताकि वह उसके लिए एक मछली पकड़ सके। उसने उसे खुले मुंह से देखा और उसने कहा कि वह यह मुफ्त में करने के लिए नहीं कह रहा था, वह कोई भी शर्त रख सकता था। वैसे उसने क्या खाया था? गंध इतनी खराब थी कि उसकी आंखों में जलन हो रही थी। इस पर राक्षस बहुत गुस्सा हो गया और पूछा कि क्या वे सोचते हैं कि चूंकि वह चुप था, वे हर दिन अपनी बेवकूफी भरी मांगों के साथ यहाँ आ सकते हैं? राक्षस ने उड़ान भरी और कहा कि वह उसकी अवशेषों को वापस वहीं ले जाएगा जहां से वह आया था। सभी लोगों को पता चलने दो कि वह उत्तरी रिज का राजा ऐसी प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करता है। चेन ने उसे शांत भाव से देखा और पूछा कि क्या वह इसे संभाल सकता है। इसने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने आसानी से उसे चकमा दिया और पलटवार किया, जिससे राक्षस का दांत टूट गया। इससे वह बहुत गुस्सा हो गया और पूछा कि क्या इस दुष्ट व्यक्ति का मतलब था कि वह अपनी ताकत को अब तक छुपा रहा था। उसने और भी अधिक शक्तिशाली आभा उत्पन्न करना शुरू कर दिया और जोर से कहा कि उसे इसके क्रोध को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने टूटा हुआ दांत पकड़ा और कहा कि जैसा उसने सोचा था, उसका आहार सबसे अच्छा नहीं था, उसे देखना चाहिए, इसके दांतों की जड़ें पहले ही सड़ चुकी हैं। उसने इसके बीमार दांत को बाहर निकाल दिया और अब यह बेहतर महसूस कर रहा है ना? राक्षस ने जो सुना उससे वह हैरान हो गया। इस पर विचार किया और सोचा कि वास्तव में अब दर्द नहीं हो रहा है। हालांकि वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता। इस प्रहार की ताकत स्पष्ट रूप से रैंक 4 से अधिक है। क्या वह सच में उसे मारने आया है? राक्षस ने एक शत्रुतापूर्ण आभा दी और जोर से पूछा कि क्या वह उसे सीधे बता सकता है कि वह क्या चाहता है। अगर वह लड़ना चाहता है तो उसे ईमानदारी से लड़ना चाहिए। वह उनकी गंदी चालों से तंग आ चुका था। उसने शांत भाव से कहा कि उसने पहले ही कहा था कि वह सिर्फ उसे सुनहरी तराजू वाले राजा को पकड़ने में मदद करना चाहता है, उसे खुद पर विश्वास नहीं था।
अब जब उसने अपनी सड़ी हुई दांत से छुटकारा पा लिया है तो निष्पक्षता से उससे अब उसकी मदद करनी चाहिए, है ना? राक्षस ने सहमति जताई और कहा कि वह उसके साथ जाएगा। वह उड़ गया और पूछा, सुनहरी तराजू वाला राजा किंग्युन झील में रहता है ना? उसे एक शॉर्टकट पता है। कुछ देर बाद राक्षस रुका और कहा कि वे इस झुरमुट से गुजरेंगे। उसके ठीक पीछे झील का पिछला हिस्सा होगा। नायक ने कहा कि उसे याद नहीं था कि यहाँ कोई रास्ता था। उसने फिर भी इस रास्ते पर जाने के लिए सहमति दी, लेकिन उसी क्षण उसे अजीब चमकती हुई बेलों ने पकड़ लिया। यह उसे जमीन से उठा ले गई और उसने जोर से पूछा, ये क्या है? उसने अपनी खंजर निकाली और तुरंत पौधे को काटने लगा। राक्षस ने उसे पुकारा और कहा कि उसे व्यर्थ में अपनी ताकत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये प्राचीन युग का एक जादू है। भले ही केवल अवशिष्ट प्रभाव बचे हों, यह भी उससे निपटने के लिए पर्याप्त है। अगर वह सच नहीं बताएगा तो वह यहाँ सड़ जाएगा जब तक कि कीड़े उसे खा नहीं जाते। उसने शांतिपूर्वक कहा कि ऐसा लगता है कि उसके साथ बातचीत करने का कोई तरीका नहीं है। उसके पास एक खाता भी है, एक रून मास्टर जो अधिकतम तक पंप किया गया है। उससे इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए, है ना? फूफू ने पूछा। क्या उसे अभी यह याद आया? वह उसकी कक्षा बदल सकती है, लेकिन सभी स्टैमिना आंकड़े गिर जाएंगे। वह इस हथियार का उपयोग भी नहीं कर पाएगा। वह इससे नाराज हो गया और पूछा कि इतनी सारी पाबंदियां क्यों हैं? उसने कहा कि सब कुछ बहुत सरल है। आपको सभी दिशाओं में उन्नति और विकास करना होगा। उसने शांत भाव से कहा कि उसे परवाह नहीं है। वह वर्ग परिवर्तन की पुष्टि करता है। तुरंत बाद एक शक्तिशाली आभा ने उसे घेर लिया और उसने सोचा कि रूणिक मंत्र दो प्रकार के होते हैं और उन्हें आक्रमण और रक्षा के लिए निम्नलिखित दिशाओं में विभाजित किया जाता है। वे दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं, एक साथी को मजबूत कर सकते हैं, भ्रम पैदा कर सकते हैं और यहाँ तक कि युद्ध के नियमों को भी बदल सकते हैं। हालांकि किसी भी जादू का एक कोर होता है। यह ऊर्जा के संकेंद्रण का बिंदु है। अगर वह कोर को नष्ट कर देता है तो जादू गायब हो जाएगा। राक्षस ने उसकी ओर देखा और जोर से पूछा, यह आदमी और क्या करने वाला है? उसने अपने हाथ में बड़ी मात्रा में ऊर्जा केंद्रित की और फिर उसे अपने चारों ओर की बेलों में छोड़ दिया। उसके बाद उसने दूरी में एक आकृति देखी और कहा, वह रहा, लगता है कि इसे खत्म करने का समय आ गया है। महिला ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि उसे सच में बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है। हालांकि वह अभी भी नायक की आभारी है कि उसने उसे बचाया। अगर वह न होते तो वह मुहर में कुछ 100 साल और फंसी रहती। पीएस ने उसे हैरान नजरों से देखा और पूछा, यह कैसे संभव है? एमसी ने मुड़कर पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या वह वास्तव में उसका दुश्मन था? अप्रत्याशित रूप से राक्षस उसकी ओर दौड़ा और जोर से उसे मां कहा। उसने राक्षस के सिर पर लात मारी और जोर से पूछा कि वह ऐसे क्यों रो रहा है जैसे किसी के अंतिम संस्कार में हो, जबकि वह अभी मरी नहीं है। भेड़िया कंठ। खुशी से रोते हुए उसने कहा कि उसने सोचा था कि वह उसे फिर कभी नहीं देखेगा। लड़की उसके पास आई और नायक से कहा कि वह उसे अपना परिचय देने दे। उसका नाम गरुड़ था और उसके बगल में खड़ा वह बेवकूफ उसका बेटा था। वह जो सुनकर हैरान रह गया और पूछा कि क्या वह इस दुनिया के 4 पौराणिक दिव्य प्राणियों में से एक थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि कौन सा पवित्र प्राणी वहां था। उसे सैकड़ों वर्षों से यहाँ बंद रखा गया था। उसे नहीं लगा था कि उसके बारे में अभी भी अफवाहें थीं। अगर वह नहीं होता तो वह इस जंगल में बुढ़ापे से मर जाती। उसने शांत भाव से सोचा कि अब यह स्पष्ट हो गया था कि वह खेल में क्यों नहीं थी। उसका उल्लेख केवल किंवदंतियों में किया गया था। उसने पूछा, वह बहुत ताकतवर है, उसे कैसे बंदी बनाया जा सकता है? उसने कहा कि वह बूढ़ी और उबाऊ हो गई है और उसकी शक्तियां भी चली गई हैं। इसके अलावा उसने उन लोगों से पंगा लिया है जिनसे नहीं लेना चाहिए था। वैसे वह यहाँ कर क्या रहा है? इस सवाल के कारण पीएस बहुत घबरा गया और भागने ही वाला था, लेकिन उसने यह देख लिया और जोर से पूछा कि उसे चलने की इजाजत किसने दी। उसने बहुत चिंतित नजर से उसकी ओर देखा और अपनी मां से उसे बख्शने की विनती की। गरुड़ ने उसकी विनती नहीं सुनी और अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर कई बार मारा। उसने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि अगर नायक चाहे तो वह उसकी हड्डियां लाकर उनसे सूप बना देगी। चेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यह जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे अभी भी मछली में मदद के लिए उसकी जरूरत है। कुछ समय बाद पाई एस ने वह मछली पकड़ ली जिसकी उसे जरूरत थी और पानी से बाहर आ गया। उसने हीरो से कहा कि अगर उसे और मछली चाहिए तो वह बस कह सकता है। ये बेवकूफ उसे जूनियन की सारी मछली पकड़ देगा। पाई एस ने कहा कि उसे मछली पकड़ना आता है और सामान्य रूप से वह इसमें सबसे कूल है। उसने शांत चेहरे के साथ पकड़ी गई मछली को काटा, उसमें से एक छोटी गेंद निकाली और सोचा कि क्या उसे कच्चा खा लेना चाहिए। उसने उसे निकाल लिया और जोर से खांसने लगा। गरुड़ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या उसे और कुछ चाहिए। वह उसकी ओर मुड़ा और कहा कि वह मान सकती है कि वे बराबर हैं। उसे आगे बढ़ना था। उसने कहा कि वे फिर मिलेंगे। अगर कुछ हुआ तो वह उसे बस कॉल कर सकता है। इसके बाद वह जंगल में चला गया और वे किनारे पर खड़े रहे। पीएस ने अपनी मां को फोन किया और पूछा, क्या इस व्यक्ति के साथ इतना विनम्र होना वास्तव में आवश्यक है? अगर वह पूरी ताकत से लड़ता तो यह निश्चित नहीं है कि वह हार जाता। अगर वह अपनी क्षमताओं के चरम पर होती। उसने बात पूरी नहीं की क्योंकि उसने पूछा, क्या वह नहीं देखता कि वह एक साधारण पहले दर्जे का व्यक्ति है? वह इससे शर्मिंदा हुआ और पूछा, क्या वह वास्तव में अपनी ताकत नहीं छुपा रहा है? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वह पहले ही रैंक पर इतना डरावना था तो उसकी वृद्ध दर के साथ वह उन्हें अविश्वसनीय रूप से जल्दी पछाड़ देगा। इसलिए वह उस पर दांव लगा रही थी कि वह उनका सहारा बनेगा। उनके कबीले के गिरे हुए पंख फिर से आकाश में उड़ान भरेंगे। कुछ समय बाद चीन शहर आया और व्यापारी ने कहा कि उसने 7200 सोमी के क्रिस्टल का ऑर्डर दिया है। उसकी दुकान सोमी और सोने के सिक्के स्वीकार करती थी।
वह कैसे भुगतान करेगा? उसने असंतुष्ट भाव से उसे दिए गए क्रिस्टल को देखा और पूछा, क्या यह क्रिस्टल की मात्रा एक बड़ी दौलत के बराबर है? व्यापारी गुस्सा हो गया और पूछा, क्या उसके पास सच में पैसे नहीं हैं? उसने लात मारी और जोर से कहा कि फिर उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने उलझन भरी नजर से पूछा कि वह इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा था। आखिरकार उसे अपने साथ पैसे लाने चाहिए थे। उसने फूफू को पकड़ा और कहा कि उसने सोने की तराजू वाले राजा का जिगर खा लिया था। अब उसे अभी भी 3 चमकदार क्रिस्टल, 3 पारदर्शी और एक पवित्र क्रिस्टल की जरूरत थी। ये आखिर थे क्या और वह पैसे कहाँ से ला सकता था? उसने कहा कि ये सिस्टम की आवश्यकताएं थीं और उससे शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। उसने असंतुष्ट नजर से आह भरी और सोचा कि पवित्र क्रिस्टल वास्तव में काफी दुर्लभ था, लेकिन बाकी को पैसे से खरीदा जा सकता था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि एक लड़की के डेस्क पर एक क्रिस्टल बॉल थी। उसके बगल में लगे संकेत में लिखा था कि भाग्य बताना और भविष्यवाणी दिन में 3 बार होती है और केवल चुने हुए लोगों के लिए होती है। एक आदमी उसके पास आया, उसे मिसेस जुइटा कहकर पुकारा और पूछा कि क्या वह उसका भाग्य बता सकती है। उसने शांत भाव से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। उसने पैसे वाला बटुआ निकाला और कहा कि उसे निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह उसके लिए एक उपहार था, बस सम्मान का एक संकेत। उसने तुरंत पैसे ले लिए और कहा कि लगता है कि वह गलत थी और वह वास्तव में चुना हुआ व्यक्ति था। वह क्या जानना चाहता है? नायक ने मुस्कुराते हुए यह दिखा और कहा कि लगता है उसे भविष्यवाणी आजमानी चाहिए। उसने एक भविष्यवाणी की मेज लगाई और जोर से कहा कि वह बिना धोखा दिए ईमानदार भविष्यवाणी करता है और कोई भी कोशिश कर सकता है। जुइटा ने तुरंत उसे देखा, उसका संकेत लिया और पूछा कि क्या वह इतनी शोरगुल से काम कर रहा है? क्या वह सच में इस तरह से उसके ग्राहकों को छीनना चाहता है? उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा कि बस फर्क इतना है कि वह केवल चुने हुए लोगों के लिए भविष्यवाणी करती है और वह सबके लिए करता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इस तरह से नियम टूटते हैं और उसे यह पसंद नहीं है। शायद उन्हें एक प्रतियोगिता करनी चाहिए और हर भविष्यवक्ता की प्रतिष्ठा दांव पर लगानी चाहिए। उसने उसके चेहरे को छुआ और पूछा कि हारने वाला खुद ही चला जाए तो कैसा रहेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास तो शुरू से ही कोई भविष्यवक्ता की प्रतिष्ठा नहीं थी। हालांकि अब उसे पैसों की समस्या है, इसलिए वह मान गया। वह भी मान गई और फूफू ने जोर से कहा कि वेंटल स्ट्रीट के सर्वश्रेष्ठ भविष्यवक्ताओं की पहली प्रतियोगिता शुरू हो गई है। पहला सवाल था कि अगला राहगीर क्या पहने होगा। उसने कहा बैंगनी और उसने कहा पीला। उसी समय एक लड़की बैंगनी और पीले कपड़े पहने सड़क पर चली और उसने कहा कि वे दोनों सही थे। उसने शांत भाव से कहा कि वह थोड़ी जल्दी में थी, लेकिन अगले सवाल पर वह गलत नहीं होगी। फूफू ने चेतावनी दी कि वह एक सवाल पूछने जा रही है और पूछा कि अगले राहगीर का हेयर स्टाइल कैसा होगा। उसने जवाब दिया छोटे बाल और उसने मान लिया कि वह गंजा होगा। वह अगले राहगीर के पास गई, उसकी विग उतार दी और कहा कि इस मामले में दोनों पक्ष सही लगते हैं। तीसरा निर्णायक सवाल, शाम तक का मौसम पूर्वानुमान। यहूदा ने कहा कि भविष्यवक्ताओं की इज्जत दांव पर थी, वह नहीं हारेगी। उसने अपनी क्रिस्टल बॉल देखी और कहा कि आसमान साफ रहेगा। वह उसके सामने शांत भाव से बैठा और कहा कि शायद बहुत भारी बारिश होगी। वह कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह इससे हैरान हो गई और पूछा, क्या इसका मतलब है कि वह हार गई? उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि उसका उत्साहित ज्योतिषी बेवजह नहीं था। साधारण भविष्यवक्ताओं के विपरीत ज्योतिषी एक छिपा हुआ अभिजात वर्ग है। वे सितारों के माध्यम से भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं और मौसम को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उसने मौसम के पूर्वानुमान के बारे में पूछा। सूफू उसके पास उड़कर आई और पूछा कि वह उसके बिना क्या करेगा। चुईता ने कहा कि चूंकि वह हार गई है, वह जा रही है और वह उसे इस गली में फिर कभी नहीं देखेगा। उसने क्रिस्टल बॉल और बाकी चीजें मेज पर रख दी और कहा कि वह यह भी उसके लिए छोड़ देगी। एमसी पहले से ही ऐसे उपहार से खुश था, लेकिन उसने 5000 सोमी की मांग की और इससे वह बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि अब उसे कुछ जीने के लिए चाहिए, इसके अलावा उसे यह सब निश्चित रूप से चाहिए होगा। उसने कहा कि वह 2000 से अधिक देने के लिए तैयार नहीं है। उसने तुरंत उससे पैसे ले लिए और कहा कि यह पहले से ही बुरा नहीं है। इसके तुरंत बाद उसने उसे चूमा और कहा कि यह विजेता के लिए एक अतिरिक्त इनाम है। उसने मुड़कर उसे मास्टर कहा और पूछा कि क्या वह एक कमरे में जाकर एक छात्रा को भविष्यवाणी सिखाना चाहता है। उसने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी ट्रेनिंग का भुगतान किया गया है। उसने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर उसे शुभकामनाएं दी और कहा कि फिर मिलते हैं। उसने उसे देखा और कहा कि किसी कारणवश वह उसे संदिग्ध लग रही थी। अगर इससे वह जल्दी से क्रिस्टल के लिए पैसे बचा सकता है तो उसे कोई परवाह नहीं थी। कुछ समय बाद कई शूरवीर उसके पास आए और जोर से कहा कि यहाँ वह है, उन्हें इस ठग भविष्यवक्ता को घेरना होगा। चेन ने गंभीर भाव से उनकी ओर देखा और पूछा, क्या उन्हें यकीन है कि वे सही जगह पर आए हैं? उसने कहा कि झूठा 1 हफ्ते पहले यहाँ आया था। उसने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था और उनके गुरु लुओपू तुरंत ही रुचि लेने लगे थे। उन्होंने उसकी ओर से एक बड़ी अग्रिम राशि दी थी, ये उम्मीद करते हुए कि वह एक नाजुक समस्या को हल करने में मदद करेगी। हालांकि उसने अग्रिम राशि ले ली और कहा कि मामला बहुत कठिन है।
और उन्हें उसके गुरु का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अब वह बस गायब हो गई थी। इस बीच गुरु लुओपो की स्थिति केवल बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने क्या सुझाव दिया कि वे क्या करें? उसने शांत भाव से पूछा। फिर उन्हें उसके गुरु को ढूंढने जाना चाहिए। वे उसके पास क्यों आए? उसे याद आया कि जाने से पहले उसने उसे गुरु कहा था और इंतजार करने को कहा था। उसने यह कहा और शूरवीर ने जोर से कहा कि उसने बस इसे फिसलने दिया और सभी ने इसे सुन लिया। उसने नाखुशी के साथ अपना सिर पकड़ा और सोचा कि इस महिला ने सच में उसे फंसा दिया है। शूरवीर उसकी ओर झुका और जोर से कहा कि अब उसके पास दो विकल्प हैं, या तो अग्रिम राशि लौटाए या उनके मास्टर की समस्या को हल करने जाए। उसने अपने मन में फूफू को पुकारा और एक नर्वस मुस्कान के साथ सोचा कि वास्तव में दो विकल्प नहीं थे। उसने इस पर सहमति जताई और उड़ने लगी और कहा कि वह पहले जाएगी। वह उसके पीछे दौड़ा और जोर से पूछा कि वह कहाँ उड़ रही है। इस पर शूरवीर बहुत गुस्से में था और जोर से आदेश दिया कि उन्हें रोका जाए। शूरवीरों ने चेन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें चकमा दे दिया और मुस्कुराते हुए सोचा कि भले ही उसके शारीरिक संकेतक अब केवल एक ज्योतिषी के स्तर पर थे, ये मूर्ख फिर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। कूदने के बाद उसे बहुत दर्द हुआ और उसने सोचा कि यह गलत समय पर हुआ, क्योंकि वह विचलित था। वह एक लड़की से टकरा गया जो पास से गुजर रही थी और वे दोनों जमीन पर गिर गए। फूफू ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि वह बहुत बदकिस्मत था। शूरवीर उसके सामने खड़ा हो गया और पूछा, अब वे देखेंगे कि वह कितनी दूर भाग सकता है। लड़की चिंग्यू निकली, उसे मास्टर कहकर पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा था। कुछ समय बाद वे कार्यालय पहुंचे, जहां उसके चाचा ने कहा कि उसे अपना परिचय देने देना चाहिए। वह लिन हुआई हैं, चुनोन टाउनशिप के व्यापारी गिल्ड के प्रमुख। अगर उस दिन वह नहीं होता तो वे निश्चित रूप से उत्तर में सीमा के पास मर जाते। उसने उसका धन्यवाद किया और नायक ने सोचा कि ये वही दो लोग हैं जिन्हें उसने उस समय गलती से बचाया था। उसने अपना नाम बताया और कहा कि औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। उसने कैप्टन चिए को बुलाया और कहा कि यह सब एक गलतफहमी थी। ऐसा लग रहा था कि अब वे सब कुछ समझ चुके थे। उसने असंतुष्ट भाव से कहा कि उसके लिए यह सब एक जैसा था, चाहे यह गलतफहमी हो या नहीं। ये व्यक्ति आज उसके साथ जाएगा। उसे लॉर्ड लूपू को रिपोर्ट करनी होगी। उसने गंभीर भाव से उसे देखा और पूछा, क्या ऐसा है? उसी समय कई लोग कार्यालय में आए, उसे गंभीर भाव से देखते हुए। उसने यह देखा और पूछा, क्या वह अब गंभीर है? वे किसी अजनबी के लिए उनके खिलाफ जाएंगे? हुआई ने गंभीर भाव से कहा कि उसने पहले ही यह कहा था। ये सज्जन उनके गिल्ड के एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं। क्या वह लोपू परिवार की ओर से व्यापार गिल्ड पर युद्ध की घोषणा करने का इरादा रखते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर वह क्या करने का प्रस्ताव रखते हैं? उन्होंने कहा कि उस स्थिति में वह एक समझौते का प्रस्ताव रखते हैं। श्री जियांग को यह साबित करने दें कि वह वास्तव में भविष्यवाणी करना जानते हैं। उसने मुड़कर पूछा कि क्या वह उसके साथ जा सकता है और अपने मालिक की परेशानी को हल करने में मदद कर सकता है। हालांकि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बेशक उसके काम का भुगतान किया जाएगा। सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए। एमसी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पैसे के लिए वह मदद करने में कोई आपत्ति नहीं करता। थोड़ी देर बाद चिगे उसके साथ कार्यालय में आया और अपने मालिक से कहा कि वे उसे ले आए हैं। लोपू, एक बहुत लंबे आदमी बड़े पेट के साथ, ने उसे देखा और कहा कि वह आ सकता है। वह उसके पीछे गंभीर भाव के साथ खड़ा हुआ और कहा कि उसे कसम खानी होगी कि वह जो भी आगे देखेगा उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। वह आगे बढ़ा और पूछा कि यह क्या था जो इतना रहस्यमय था। वह स्पष्ट रूप से चिंतित था और कहा कि उनके मालिक वह गर्भवती हो गई थी। जो उसने सुना उससे वह बहुत चौंक गया और उसने जोर से पूछा कि इसका मतलब क्या है। लोपू ने कहा कि यह स्थिति एक बुरी आत्मा के कारण थी जिसने इस हवेली को अपने कब्जे में ले लिया था। वह थोड़ा शांत हुआ और सोचा कि यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे बुलाया गया था। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने के अलावा घर को बुरी आत्माओं से भी मुक्त करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। एक बच्चा सिंहासन के पास आया, अपने पिता को बुलाया और पूछा कि क्या उसके साथ सब कुछ ठीक रहेगा। उसने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह फिर भी रोता रहा और कहा कि उसका भाई अब वहां नहीं था। वह उसे भी खोना नहीं चाहता था। वह भी रोने लगा और कहा कि वे गोद लिए हुए बच्चे थे। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? चेन ने कहा कि उन्हें नाटक करना बंद कर देना चाहिए और बस उसे बताना चाहिए कि आत्मा कहाँ थी। चिगे उसे एक अंधेरे तहखाने में ले गया और कहा कि यह तहखाने में ताले के नीचे था। सब कुछ निश्चित रूप से निकालने के लिए मास्टर ने पड़ोसी राज्य से एक प्रसिद्ध मास्टर को तुरंत बुलाया, इसलिए उससे केवल थोड़ी मदद की आवश्यकता थी। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे फिर भी भुगतान मिल जाएगा। उसने असंतुष्ट भाव से सोचा, क्या उन्होंने इतनी बंद जगह में आग लगाई? क्या यह सामान्य है कि यहाँ लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं है? उसने दरवाजा खोला और कहा कि कम से कम अब सांस लेना आसान हो गया है। वह लड़का जो आत्मा को पकड़े हुए था उसकी ओर मुड़ा और पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था। क्या उसे एहसास भी था कि उसने उसके भूत भगाने में बाधा डाली है? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? चिगे मास्टर बा के पास गए और कहा कि वे अभी एक सहायक लाए हैं, वह शुद्धिकरण में उनकी मदद करेगा। अन्य भूत भगाने वालों ने कहा कि उसे एक तरफ खड़ा रहने दें, उनके मास्टर अकेले ही ऐसे आत्मा को संभाल सकते हैं। नायक ने शांत भाव से कहा कि उन्हें परवाह नहीं है, मुख्य बात यह है कि वे भुगतान करते हैं। गुरु ने गंभीर भाव से उज्जवल ऊर्जा से एक क्रॉस बनाया। उसके शिष्य ने इसे खुशी से देखा और जोर से कहा कि यह एक पवित्र क्रूस है। आश्चर्यजनक रूप से इतनी शक्तिशाली जादू भी इसका पालन करती है।
उसने गंभीर भाव से अपनी छड़ी की ओर इशारा किया और जोर से आदेश दिया कि दुष्ट आत्मा चली जाए। उसने इस क्रूस से उस पर हमला किया और वह दर्द में जोर से चिल्लाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इतनी शक्ति के साथ यह दुष्ट आत्मा शायद पहले ही हवा में बिखर चुकी है। आत्मा इस बात से बहुत गुस्से में थी और जोर से पूछा किसने उसे जलाने की हिम्मत की। वह उससे दूर कूद गया और फिर से अपनी ऊर्जा से उस पर हमला किया। उसके लिए अप्रत्याशित रूप से उसने बचाव किया, उसकी पकड़ से छूट गई और बहुत तेजी से उसकी ओर दौड़ी। उसने इसे नापसंद भरे चेहरे के साथ देखा और पूछा कि यह किस तरह की परेशान करने वाली आत्मा थी। एमसी एक शांत भाव के साथ खड़ा था और कहा कि उसे अपने गुरु से कहना चाहिए कि वह रुक जाए, क्योंकि अगर वह जारी रखेगा तो वह बस जल जाएगा। छात्र इस पर नाराज हो गया और जोर से पूछा कि वह क्या कह रहा है। क्या उसे पता भी है कि उसका गुरु कौन है? वह यहाँ सलाह देने वाला कौन है? उसने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा कि उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने चक्र का उपयोग किया और पवित्र क्रॉस को जबरन बुलाने के लिए अपनी आत्मा को जला दिया। अब ताकतें लगभग बराबर थीं। इस गति से वह मर सकता है। उसने उसके कपड़े पकड़ लिए और जोर से कहा कि उसे इसे फिर से दोहराना चाहिए। उसने उसे एक डरावनी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा कि उसे उसे छोड़ देना चाहिए। वह डर गया, उसे छोड़ दिया और कहा कि उसका गुरु दशकों से आत्माओं को निकाल रहा है। उसी समय उसके गुरु को एक बहुत ही शक्तिशाली हमले से उड़ा दिया गया और उसकी पीठ दीवार से टकराई। उसका शिष्य तुरंत चिंतित नजर के साथ उसके पास दौड़ा और चिगे ने जोर से पूछा क्या वह सच में हार गया है? अब उन्हें क्या करना चाहिए? वह यहाँ मरना नहीं चाहता। चेन ने शांत चेहरे के साथ अपनी उंगलियों में ऊर्जा प्रवाहित की और पूछा, उसने पवित्र क्रूस का उपयोग किया है ना? मुझे लगता है कि यह इस तरह मुड़ा हुआ है। मास्टरबा ने जोर से पुकारा और कहा कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका घेरा इस जगह की रक्षा कर रहा था और उसके पास अभी भी भागने का मौका था। एक बार जब घेरा टूट जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। उसने शांत चेहरे के साथ उसकी ओर देखा और कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह कुछ नहीं कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह नहीं कर सकता। इसके तुरंत बाद वह केंद्र में चला गया, एक गोला बनाया और उज्ज्वल ऊर्जा से बना एक हथियार बुलाया। मास्टर ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ उसके द्वारा बनाए गए सुनहरे क्रूसिफिक्स को देखा और कहा कि यह नहीं हो सकता। उसने बहुत तेजी से इस ऊर्जा से बने हथियार से स्प्रिट पर हमला किया। इसके कारण उसे बहुत दर्द हुआ। उसने जोर से चीख मारी और इस कारण हथियार गायब हो गए। वह उसे देखकर मुस्कुराया और कहा कि जब वह चिल्लाए तो कम से कम अपना मुंह ढक ले, इस वजह से यहाँ सब कुछ लार से ढका हुआ है। वह उसे देखकर मुस्कुराई। उसे मूर्ख व्यक्ति कहा और कहा कि उसे महत्वपूर्ण होने का नाटक नहीं करना चाहिए। वह एक साथ 4 पवित्र क्रॉस नियंत्रित करता है। वह मानती है कि यह प्रभावशाली है, हालांकि अब उसकी ताकत खत्म हो रही है ना? इसका मतलब है कि फायदा उसके पक्ष में है। वह बस उसके पास दौड़ी, लेकिन उसी क्षण उसने उसके सिर के ऊपर ऊर्जा से कई और हथियार बना दिए। वह इस बारे में चिंतित हो गई और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वह इसके बारे में इतनी निश्चित है? उसने इन हथियारों की संख्या गिननी शुरू की, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गई, रोने लगी और कहा कि वह ऐसे नहीं खेलती, यह अब उचित नहीं है और वह उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा कि वास्तव में उसे उसका निर्लज्ज और असंतुलित रूप अधिक पसंद है। उसे बताना चाहिए कि उसने पहले स्थान पर लोपू को यह काली आत्मा क्यों दी। उसने उसे मास्टर कहा और कहा कि वह गलत था, क्योंकि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी। कुछ दिन पहले एक लड़के की आत्मा यहाँ भटक आई थी। उसकी भयानक मौत हुई थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह अपने पिता यानी लोपू के साथ थोड़ा और समय बिता सके। वह खुद जानता है कि ऐसी आत्माएं कमजोर होती हैं और जल्दी बिखर जाती हैं। उससे बचाने के लिए उसने उसकी आत्मा से एक आत्मा का प्रारंभिक रूप बनाया और उसमें स्थापित कर दिया। जैसे ही यह भ्रूण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा, यह फिर से एक पूर्ण आत्मा बन जाएगा। उसने गंभीर चेहरे के साथ उसकी ओर देखा और कहा कि यह एक काली आत्मा है। वह समझती है कि वह उसे मार सकती है ना? उसने माफी मांगी और कहा कि उसने यह दिल से किया। उसने यहाँ कभी किसी को नहीं छुआ था। नायक ने सोचा कि उसे वास्तव में कोई मानवीय ऊर्जा महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। वह मुस्कुराते हुए मुड़ा और कहा कि अब जीना ठीक है। वह लोपू की हालत देखने जाएगा। आत्मा ने कहा कि वह उसे उसके पास ले जाएगी। सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात चिक से हुई, जिसने पूछा कि क्या उसने अभी तक काम पूरा कर लिया है। उसने गंभीर भाव से उसे देखा और पूछा कि वह कब चुपके से आ गया। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। उसने स्प्रिट को देखा और पूछा कि क्या यह महिला उसके साथ है। उन्हें जल्दी ऊपर जाना चाहिए, नीचे और बुरी आत्माएं हो सकती हैं। उसने डरावनी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और पूछा कि वह क्या कह रहा था। उसने देखा कि वह बहुत डरा हुआ था। इसकी वजह से जोर से हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने लोपू को इसके बारे में बताया और उसने पूछा कि क्या वह वही है, उसका छोटा टोबी। उसे उसकी बहुत याद आती थी। एमसी ने अपनी आभा छोड़ी और कहा कि हालांकि वह मर जाएगा, अगर वह उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खिलाना जारी रखे और अंत में बच्चे के साथ क्या होगा यह अज्ञात था। वह उसे इससे मुक्त कर देगा अपनी ऊर्जा से। उसने उसे उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया और मास्टर से कहा कि टोबी उससे किसी कारण से जुड़ गया था। शायद वह कुछ कहना चाहता था। क्या वह पता लगा सकता था कि उसके साथ क्या हुआ? चीन ने अपने हाथ में बैग को देखा और कहा कि उसे किसी और को ढूंढना चाहिए। उसे पहले ही उसका भुगतान मिल चुका था और अब उसे कुछ काम करना था। वह अपने सिंहासन पर बैठा रहा और कहा कि पहले लॉर्ड निमल ने कहा था कि उसका बेटा पवित्र क्रिस्टल का धारक बनेगा।
वह सुनी हुई जानकारी में रुचि रखता था और कहा कि अब से वह अधिक विवरण मांगेगा। कुछ समय बाद वे बाहर गए और फूफू ने कहा कि उसे फिर से स्थानीय खाना पसंद आया। किनी उसके पास चल रही थी और पूछा कि क्या वह और अधिक समय तक रुकना चाहता है। उन्होंने उसे ठीक से मेहमान नवाजी करने का समय भी नहीं पाया था। शेन ने शांत भाव से मना कर दिया और कहा कि लोपू ने पहले ही उसे बता दिया था कि पवित्र क्रिस्टल कहाँ ढूंढना है, इसलिए उसे जल्दी करनी चाहिए। उसने उसे एक प्लेट दी और कहा कि यहाँ उसके पत्थर हैं, चमकदार और पारदर्शी। सभी मिलाकर 2700 सिमी का खर्च आया। वहां 3000 सोने के सिक्के भी हैं। ये उसकी और उसके चाचा की ओर से एक उपहार है। उसने व्यापारी की ओर असंतोषजनक भाव से देखा और कहा कि इस अजीब व्यक्ति ने उसे यह सब 7200 सिमी में देने की पेशकश की। वह उसके पास आई और कहा कि पैसे की प्यास एक आम बात है, हालांकि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कुछ चाहिए तो वह उनसे संपर्क कर सकता है। वह वादा करती है कि वह उसे एक भी अतिरिक्त सिक्का खर्च नहीं करने देगी। हुआई उनके पास आई और कहा कि वह एक नज़र में सड़क, लागत, कीमत और उत्पादन की गणना कर लेगी। आमतौर पर उसे लगता है कि यह खरीदारी गली उसे देने का सही समय था। नायक ने सोचा कि वे पैसे बचाने का अवसर दे रहे हैं। फिर यह बुरा नहीं है, ये काम आएगा अगर उसे बाद में बड़ी खरीदारी की जरूरत पड़े। उसने कहा कि उसे जरूर जीवित वापस आना चाहिए। उसने नजरें फेर लीं, शर्मा गया और कहा कि उसने उसे सच में शर्मिंदा कर दिया, लेकिन उसने वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। उसने फूफू को पकड़ा और कहा कि अब उनके जाने का समय हो गया है। उसने नाराजगी भरी नजर से कहा कि उसने अभी खाना खत्म नहीं किया है। वह उन्हें मुस्कुराते हुए जाते हुए देखता रहा। कन्यू को बुलाया और पूछा कि क्या उसे वो पसंद है। फिर उसने उसे रोका क्यों नहीं। वह एक सुंदर लड़की थी जिसके पास बड़ा दहेज था। उसने कहा कि वह वैसे भी उन लोगों में से नहीं था जो लंबे समय तक एक जगह बैठ सकते हैं। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह काम करेगी, उनके व्यवसाय को विकसित करेगी, न केवल सड़क बल्कि पूरे महाद्वीप को कवर करेगी। अगर वह उसके करीब होना चाहती थी तो उसे उसके बराबर होना पड़ेगा। कुछ समय बाद एमसी ने एक कमरा किराए पर लिया और कहा कि पड़ोसी शहर अभी भी काफी दूर है, इसलिए आज रात वे यहीं रुकेंगे। उसने बिस्तर की ओर देखा और पूछा, क्या वह नहाने नहीं जा रही है। फूफू लेट गई और कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहती और सोने जा रही है। वह दरवाजे की ओर गया और पूछा, वैसे यहाँ इतनी ठंड क्यों है। उसने दरवाजा खोला और एक आत्मा को देखा जिसने मालिक से कहा कि वे फिर से मिले हैं। क्या उसे रूम सर्विस चाहिए। वह इसे मुफ्त में देने के लिए तैयार है। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और नाखुशी से आह भरी। वह फिर भी अंदर आ गई और कहा कि अगर वह स्नान करना चाहता है तो वह भी मदद कर सकती है। क्या यह वास्तव में आवश्यक है। उसने तुरंत उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और उसने कहा कि वैसे उसने विशेष रूप से तैयारी की थी। वह कम से कम शिष्टाचार के लिए उसकी प्रशंसा कर सकता था। एक आदमी ने उसे देखा और कहा कि उसके कमरे को बस मरम्मत की जरूरत है, शायद उसे उसके पास आना चाहिए। वह उसकी ओर डरावने भाव से मुड़ी और कहा कि वह मदद करने के लिए खुश होगी। वह तुरंत उससे दूर भाग गया, डर के मारे जोर से चिल्लाया और उसे राक्षस कहा। इसने बाकी होटल निवासियों का ध्यान आकर्षित किया और चेन ने दरवाजा खोला और कहा कि उसे जल्दी से अंदर आना चाहिए। उसने कहा कि यह बहुत असभ्य था, लेकिन उसे यह पसंद भी आया। वे अंदर गए और उसने पूछा कि वह क्यों आई। उसने कहा कि यह कहानी उसके अतीत से शुरू होती है। उसका नाम विवियन है। वह एक मासूम लड़की थी, लेकिन वह अजीब लोगों के चंगुल में फंस गई और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। उसने उसे कहा कि वह मुद्दे पर आए। उसने सहमति जताई और कहा कि वह अपना शरीर वापस पाना चाहती है। वह आत्मा होने से थक चुकी थी और उसने उससे मदद करने के लिए कहा, या बल्कि अगर वह मदद करना चाहता है तो अब से वह पूरी तरह से उसकी होगी। उसने कहा कि उसके शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम 5वें दर्जे के भाग्यवक्ता की आवश्यकता होगी। उसकी गुप्त ज्योतिष तकनीकों के साथ भी ये केवल चौथा है। हालांकि अब जैसा कि वह देख सकती है, वह वास्तव में पहले दर्जे का है। वह उसके पास आई और कहा कि यह अविश्वसनीय है, वह केवल पहले रैंक का है, लेकिन उसने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। वह मानती है कि मास्टर चौथे रैंक तक पहुंच जाएगा। वह अभी उसे अपनी आत्मा देने के लिए तैयार है। उसने कहा कि आत्मा का हस्तांतरण का मतलब है कि उसका पूरा जीवन और मृत्यु उसके हाथों में होगी। विवियन ने काली ऊर्जा छोड़ी और पूछा कि क्या उसमें ऐसा करने का संकल्प नहीं है। वह उसकी मदद क्यों करेगा। सही। उसने ऊर्जा पकड़ी और कहा कि वह इसके लिए सहमत है। एक बार जब वह चौथे रैंक पर पहुंच जाएगा तो वह उसकी मदद करेगा कि वह अपना शरीर वापस पा सके। हालांकि तब उसे भी उसकी एक मांग पूरी करनी होगी। उसने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि वह जीवन में पवित्र थी और अब मृत्यु के बाद भी वह उसे एक अविस्मरणीय अनुभव दे सकती है। नायक ने कहा कि उसका मतलब था कि उसे रुककर घर की देखभाल करनी होगी। उसे गए कुछ दिन हो गए थे। चेन परिवार कार्रवाई शुरू कर सकता था। इसके अलावा अब से उसे खुद को कैवेई कहना चाहिए। उसे आज उत्तरी शहर में जियांग परिवार के घर जाना चाहिए और उसे कोशिश करनी चाहिए कि वह उसके रिश्तेदारों को न डराए। उसने कहा कि हालांकि रात में मालिक की सेवा करना भी कर्तव्यों का हिस्सा था। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की और कहा कि उसने पहले ही कहा था कि उसे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। वह असफल रहा। वे बिस्तर पर गिर गए और फूफू ने नाराजगी भरी नजर से पूछा कि कौन उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता है। वह इसके लिए किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद वह सड़क पर चल रहा था और कहा कि वह आखिरकार वहां पहुंच गया। उसने नक्शे को देखा और पूछा कि आखिर कौन समझ सकता है कि यह लोपू ने किस तरह का नक्शा बनाया है। उसके बगल में खड़ा एक आदमी लड़की के पास आया, नमस्ते कहा और बताया कि उसका नाम उर्नार है। वह 33 साल का था। 3 साल का है। वह पूर्वोत्तर स्टेट में रहता है और अविवाहित है। वह धूम्रपान नहीं करता और अपने मूड के अनुसार थोड़ा पीता है। उसने उसे टीना कहा और पूछा कि क्या वह उसे अपने बारे में बताएगी।
एमसी ने उनकी ओर देखा और पूछा कि शायद उसे पूछना चाहिए। फूफू ने उसके कपड़े खींचे और कहा कि उसे वही चाहिए। उसने उसकी ओर देखा और कहा कि पहले उन्हें पवित्र क्रिस्टल ढूंढना होगा, बाकी बाद में। उसने उसका सिर काटा, जोर से मना किया और कहा कि पहले उसे खाना चाहिए, वह बढ़ रही है और उसे खाने की जरूरत है। टीना ने कहा कि उसे गाना गाना और नाटक देखना पसंद है। क्या उसके कोई शौक हैं? बिल्कुल, वुरनार ने एक चालाक मुस्कान के साथ सोचा। वह उन हाथों को बिल्कुल पसंद करता था। उनके होने के विचार से वह हंस पड़ा। चेन ने मुड़कर कहा, यह आदमी बहुत झंझट करता है, उन्हें किसी और से पूछना चाहिए। उसने उसकी ओर देखा और सोचा कि यह दबाव क्या था। उसने देखा कि वह किसी बात को लेकर चिंतित था और पूछा कि क्या वह ठीक है। उसे लगा कि दबाव ने उसे पूरी तरह से ढक लिया है और यह इतना मजबूत था कि यह अजीब था। उसे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक कि वह उसके शरीर से गायब नहीं हो गया। उसने माफी मांगी और कहा कि उसे जाना होगा। थोड़ी देर बाद फूफू ने डकार ली और कहा कि वे चिपचिपे गोले वाकई स्वादिष्ट थे। नायक एक पेड़ के पास खड़ा था और पूछा कि क्या उसे इतना बुरा व्यवहार करना जरूरी था। पुरनार उसके पास आया, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए माफी मांगी और पूछा कि क्या वह उससे थोड़ी बात कर सकता है। वह थोड़ी देर पहले उसे देख रहा था, है ना? इस सवाल ने उसे थोड़ा भ्रमित कर दिया और उसने सोचा कि वह उस लड़की को नहीं जान सका और अब वह किसी बलि के बकरे की तलाश में है। उसने कहा कि वह बस दिशा पूछना चाहता था, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। वह उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या वह सच में सोचता है कि वह ऐसी वजह पर विश्वास करेगा? उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत अपना हथियार निकाल लिया और इस हमले को विफल कर दिया। बुरेनार ने अपने हमले के बाद टूटे हुए पेड़ों को देखा और कहा कि एक सामान्य राहगीर इसे नहीं बचा पाता। एमसी ने उस पर अपना हथियार तानते हुए पूछा कि उसे इतनी ताकत कहां से मिली। उसने चौड़ी मुस्कान के साथ पूछा। वह शैडो हंटर्स में से एक था और वे उसे पकड़ना चाहते थे, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि क्रिस्टल ने दिखाया कि आज उसके लिए परेशानी इंतजार कर रही थी। टीना उनके पास आई, उसे बुलाया और पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने सोचा कि वह इतना हैंडसम आदमी है, वह उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। उसने उसे दोस्त कहा और कहा कि उसे थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, वह अब सब कुछ समझा देगा। वह सच में बस यहाँ से गुजर रहा था। वे जा रहे थे। वह पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वुरनार ने नाखुश चेहरे के साथ जोर से पूछा कि महिलाओं के हाथ पसंद करने में क्या गलत है। उसने उलझन भरी नजरों से उसे देखा और पूछा कि उसने क्या कहा। उसने एक कटी हुई महिला का हाथ निकाला और कहा कि उसे यह इतना पसंद है कि वह इसे अपने पास रखना चाहता है ताकि जब चाहे इसे छू सके। क्या यह अपराध है? टीना ने इसे हैरान नजरों से देखा और कहा कि वह एक पागल है। उसने अपना हाथ सिर के ऊपर उठाया और चौड़ी मुस्कान के साथ जोर से कहा कि चूंकि उन्होंने उसका राज जान लिया है, अब वे यहां से नहीं जा सकते। चेन ने फिर से इस मूर्ख से इंतजार करने को कहा और पूछा कि आखिर किसने उससे पूछा। आखिरकार उसने खुद ही उसे यह सब बताया। उसने उसकी बात नहीं सुनी, हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने आसानी से इस हमले को सुनहरे तराजू की मदद से रोक दिया। वुरनार की मुट्ठी उसकी बाधा से टकराई और उसे बहुत दर्द हुआ। जो हुआ उसके कारण वह फट गया और उसने उसके अवशेषों को देखा और पूछा कि अभी क्या हुआ। फुफ्फू ने असंतोष भरे स्वर में कहा कि इसके कारण उसका नाश्ता वापस आ रहा था। उसने कहा कि राहगीरों को डराना बहुत अच्छा नहीं है, तुम्हें इसे दफनाना होगा। जब उसने यह किया तो उसने मुड़कर कहा कि उसने सब कुछ देखा, उसने खुद उस पर हमला किया, तो अगर कोई सवाल है तो वह बाद में इसकी पुष्टि करेगी। टीना ने उदास चेहरे के साथ उसे ईमानदार होने के लिए कहा और पूछा कि क्या वह सच में कभी शादी नहीं करेगी। हर बार जब उसे कोई पसंद आता तो यह पागलपन में बदल जाता। पिछले हफ्ते एक आदमी उसके दिल को निकालकर अपनी बेटी में प्रत्यारोपित करना चाहता था। अच्छा हुआ कि एक महिला ने समय पर इसे देख लिया। वह दौड़कर आई, उसे गले लगाया और पूछा कि वह इतनी बदकिस्मत क्यों है। उसके बाद वे जंगल से बाहर आए और उसने पूछा कि क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने शियाओ वेई की आत्मा प्राप्त की थी। उसे लगा कि सुनहरे तराजू और अवशोषण दांत उसकी आध्यात्मिक शक्ति से मजबूत हो गए थे। फुफू ने कहा कि उसने जो कुछ भी दिया वह प्रथम श्रेणी की चीजें थीं, बाकी का जादू वह खुद प्राप्त करेगा। टीना उन्हें महल की ओर ले गई और कहा कि वे यहाँ थे, यह नमल एस्टेट था। उसने देखा कि प्रवेश द्वार पर कई गार्ड खड़े थे और कहा कि अगर गार्ड ऐसे दिखते हैं तो इसका मतलब है कि वह वास्तव में आखिरी व्यक्ति नहीं था। जुता उनके पास आई और कहा कि इस तरह खुले में खड़ा होना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। अभी के लिए सबके लिए छुपे रहना बेहतर है। मुख्य पात्र ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियों को गर्म करना शुरू किया और पूछा, क्या यह कहीं से उसका पसंदीदा छात्र है? किसने सोचा होगा कि वे यहाँ मिलेंगे? फुफू ने उसकी ओर इशारा किया और कहा कि यह वही महिला है जिसने उससे पैसे ठगे थे। एक गार्ड ने उसे देखा और कहा कि उम्र मिलती है, बालों का रंग भी वही है, उन्हें उसे पकड़ना होगा। वे सब मिलकर एमसी की ओर दौड़े। उसने तुरंत इसे देखा और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उसने उनके हमलों से बचते हुए उनमें से एक ने जोर से उसे नमल कहा और कहा कि उन्होंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है, उसे मुकदमे के लिए तैयार रहना चाहिए। वह बचते हुए पूछता रहा कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं की है। वह उसके पास मंडरा रही थी और पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि वह संदिग्ध दिखता है। गार्ड ने कहा कि उसे नाटक करना बंद कर देना चाहिए
वह कई लापता बच्चों के मामलों में शामिल है। अब सब कुछ स्पष्ट है और उसके पास कोई बहाना नहीं बचा है। उसने फूफू को बच्चा समझा, उसका हाथ बढ़ाया और कहा कि अब वह सुरक्षित है। इससे वह नाराज हो गई और उसने उस पर अल्ट्रा सजा का पहला स्तर इस्तेमाल किया। इस जादू ने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई और उसने जोर से कहा कि वह लंबे समय से वयस्क है। क्या उन्होंने कभी उसके जैसी सुंदर काया वाले बच्चे को देखा है? एक और गार्ड की नाक से खून बहने लगा और लड़की ने कहा कि उसे एक बार मारने देना चाहिए और बस। सबसे ज्यादा उसे यह सुनना पसंद है कि उसके परीक्षण के तहत अपराधियों के जिगर कैसे ट्रैक कर रहे हैं। चेन बहुत जल्दी उसके पीछे से दौड़ कर आया, उसकी गर्दन पर एक वार करके उसे बेहोश कर दिया और कहा कि यह सब उनके भले के लिए था। अगर मुक्का सच में लग जाता तो यह निश्चित नहीं था कि उनमें से कोई मर नहीं जाता। कुछ समय बाद श्वेता ने उसे सब कुछ बताया और मुस्कुराते हुए मास्टर से कहा कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। वो असंतुष्ट होकर पहले उसने कहा कि उसे पैसे वापस करने चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में चर्चा करेंगे। गार्ड ने उनकी बातचीत सुनी और कहा कि ऐसा लगता है कि वे अपना आपा खो बैठे। वह लाटो है, शैडो हंटर्स का नेता। नमल ड्यूक उपसो के क्षेत्र से एक पुजारी है। ऐसा लगता है कि उन्हें पहले उसके बारे में कुछ पता लगाना चाहिए। हाल ही में इस बात के बहुत सारे सबूत मिले हैं कि वह बच्चों के गायब होने में शामिल है। यह लड़की बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह नमल है। फुफू ने अपनी उंगली में ऊर्जा केंद्रित की और बूढ़े आदमी से कहा कि अगर उसने उसे फिर से बच्चा कहा तो उसे फिर से अल्ट्रा सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ड्यूक की ओर से उन्होंने शैडो हंटर दस्ते को जांच के लिए इकट्ठा किया। ये दोनों उनके सबसे अच्छे ट्रैकर हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि दस्ते में शामिल होने का उसका निर्णय सरल था। अगर वह अपराधी को मार भी देती है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर दोष साबित हो जाता है तो कार्रवाई की जा सकती है। दूसरे आदमी ने कहा कि बेशक वह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता है। वह इन प्यारी लड़कियों को कैसे अपना सकता है? वह केवल दूर से देख सकता है। उसने कहा कि पिछली बार जब एक वयस्क महिला को चोट लगी थी तो वह वास्तव में मदद नहीं करना चाहता था। उसने असंतुष्ट भाव से पूछा, 15 साल बाद महिलाओं के कोई अधिकार नहीं है, ये तो सब जानते हैं, क्या वह गलत है? वे इस बारे में बहस करने लगे, एक दूसरे का अपमान करते हुए बहुत असंतुष्ट चेहरों के साथ। नायक ने उन्हें देखा और कहा कि एक दूसरे से बदतर है। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही समझ लिया है कि उनके पास किस तरह का संगठन है। हालांकि उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस उस पवित्र क्रिस्टल के लिए आया है जिसका लोपू ने जिक्र किया था। लाटो ने पूछा कि अगर नमल सामने आया तो क्या वह मदद करने से इनकार कर देगा? आखिरकार उस गलतफहमी ने दिखाया कि वह काफी मजबूत था। आदमी ने कहा कि उसने तुरंत उसमें ताकत देखी, इसलिए उसने लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। वह उस पर बहुत गुस्सा हो गई और जोर से कहा कि वह बस बेहोश हो गया जब उसने इस लड़की को देखा। एमसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा वे कहते हैं तो शायद वह मदद करेगा। उसने कहा कि फिर उन्हें साथ में क्षेत्र का अन्वेषण करना चाहिए। वह एस्टेट की ओर चला गया। उसने मुड़कर पूछा, वैसे उनकी बातचीत कभी खत्म नहीं हुई? ठीक है। झूठा उसके पास आई और कहा कि वह बस उसे यहाँ खींचना चाहती थी। इसमें थोड़ा धोखा देने में क्या गलत है? वह ज्योतिषी है ना? उसने धीरे से पूछा। इसके अलावा उसने लोभ की समस्या में मदद की थी, है ना? उसने थोड़े असंतुष्ट भाव से अपना सिर पकड़ा और पूछा, तो उसे इसके बारे में पता था? उसने सहमति जताई और कहा कि उसने सब कुछ पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि वह उससे हार गई, लेकिन बिना झूठी विनम्रता के कहें तो वह अपने काम में वास्तव में अच्छी है। उसने पूछा कि जब उन्हें पवित्र क्रिस्टल मिलेगा तो वह अपना हिस्सा ले लेगा, ठीक है? उसके बाद शैडो हंटर्स गुफा में दाखिल हुए और लड़की ने पूछा, क्या उन्होंने आगे कुछ आवाज सुनी? आदमी ने कुछ देखा और चिंतित नजर से जोर से कहा कि उन्हें इसे देखना चाहिए। उन्होंने एक सफेद बालों वाली लड़की को देखा जो लाल क्रिस्टल के पास एक अजीब मुद्रा में खड़ी थी। लड़की ने पूछा, क्या यह नमल था जिसने उसे यहाँ रखा? आदमी तुरंत उसके पास गया और कहा कि उसे रोने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उसके पास आया और कहा कि उसे यहाँ आना चाहिए। अपने बड़े ढाल की विश्वसनीय सुरक्षा के तहत हर लड़की सुरक्षित है। जैसे ही वह पास आया उसका चेहरा बदल गया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसकी ओर दौड़ी। बाकी शैडो हंटर्स इस वजह से हैरान थे और किनारे से देख रहे थे। उसने उस पर हमला किया और उसने जोर से पूछा, ये क्या है? लड़की उसकी ओर दौड़ी और जोर से पूछा, इस बेवकूफ को मरना है क्या? उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपनी मुट्ठी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस राक्षस ने अपनी पीठ पर क्रिस्टल बढ़ा लिए ताकि खुद को बचा सके। इसके तुरंत बाद उसने इन क्रिस्टलों को फेंकना शुरू कर दिया और वह एक तरफ गिर गई। लाटो बहुत तेजी से दूसरी तरफ से राक्षस की ओर दौड़ा, अपने भाले से उसे भेद दिया और कहा कि यह एक रक्त क्रिस्टल गोलेम है। लियोन को तेजी से काम करना होगा, नहीं तो वे सब यहाँ मर जाएंगे। उसने चिंतित नजर से पूछा, वह ऐसी लड़की पर हाथ कैसे उठा सकता है? उसी समय राक्षस ने भाला निकाला और हमला करने के लिए झूल गया। चेन ने अपना हथियार निकाला और एक तेज वार से उसे हरा दिया। वह जमीन पर गिर गई। उसका क्रिस्टल शरीर टूट गया और उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि वह गलत नहीं था। लाटो ने उसकी ओर देखा, सहमति जताई और कहा कि वह वास्तव में भगवान की उपाधि के योग्य है, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होता। जैसा कि अपेक्षित था, यह काला जादू है, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। यह क्या है? उसने दूसरों को बुलाया और कहा कि उसके पास एक साहसी अनुमान है। वे गुफा में आगे बढ़े, दरवाजे से अंदर गए और उसने कहा कि ऐसा लगता है कि वे अभिलेखागार कक्ष में हैं। उसने किताब में नाम मीनार पढ़ा और कहा कि शायद उसका किसी तरह मोरे से संबंध था, वही अंधकार की सेना का प्रेरित जिसने कई साल पहले काम किया था। जूटा ने कहा कि उसके पास एक काली तकनीक थी,
उसने लोगों की बलि दी और पवित्र क्रिस्टल को रक्त क्रिस्टल में बदलकर खुद को मजबूत किया। उसके नियंत्रण में इरा के हजारों निवासियों को प्रताड़ित किया गया और मारा गया। अफवाहें थीं कि 20 साल पहले मोरे ने अकेले ही यूनाइटेड ऑर्डर ऑफ द क्रूसेडर्स से लड़ाई की, एक कमांडर को मार डाला और गायब हो गया। उसने किताब पढ़ी और कहा कि वह वास्तव में गलत नहीं था। इन दस्तावेजों में कहा गया है कि अनुष्ठान में सुधार किया गया है और अगर उन्होंने सही समझा तो एक विशेषता उसे पूरा करने का समय नहीं मिला, क्योंकि मुख्य पात्र ने सब कुछ समझ लिया और कहा कि कुछ शरीर क्रिस्टल में परिवर्तन के लिए विशेष रूप से अच्छे होते हैं। संभावना है कि ये बच्चे हैं। लड़की ने कहा कि यहाँ एक और अलमारी थी जो काफी अच्छी तरह से सुरक्षित थी। लाटो ने उसके पास जाकर कहा कि अगर यह सब वास्तव में मोरे से जुड़ा हुआ है तो उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वे एक ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते थे जो काले जादू का मालिक हो। उसने उसकी बात नहीं सुनी, दरवाजा खोला और कहा कि चाहे वह कोई भी हो, एक देवता या राक्षस, उन्हें इसे खोल कर देखना चाहिए। उन्होंने अंदर देखा, बहुत हैरान हुए और उसने जोर से कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह मोरे था। इस पागल को इंसानी हाथों का जुनून था। ये कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह आदमी था या औरत। अगर उसने किसी को शिकार चुना तो वह उस व्यक्ति को मार देता और हाथ का कोई निशान भी नहीं बचता। इसका मतलब है कि मोरे, जिसे लापता माना जा रहा था, इस पूरे समय उनके बीच सामान्य होने का नाटक करते हुए रह रहा था। उन्हें तुरंत पीछे हटने की जरूरत है क्योंकि यह मामला बिल्कुल भी सरल नहीं है। उसने उनकी ओर मुड़कर पूछा कि क्या उनमें से किसी ने देखा है मोरे या मानार में। उसने एक उलझन भरी मुस्कान के साथ कहा कि उसे पता हो सकता है कि वह अजीब व्यक्ति कहाँ दफनाया गया था। वे उस जगह पर आए जहाँ उसने उड़नार को दफनाया था, उसे खोदा और पूछा कि क्या यह वही है। लाटो ने उसे देखा और कहा कि 20 साल पहले उसके चित्र पूरे देश में लगे हुए थे। यह निश्चित रूप से वही था। उसने माफी मांगी, लेकिन फिर भी उसे इसके बारे में कैसे पता चला। एमसी ने कहा कि उनका एक विवाद हुआ था। उसने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद यह उसके साथ हुआ। जो हुआ उसके बाद वे एक रेस्टोरेंट में आए और उसने पूछा कि क्या सभी पवित्र क्रिस्टल उसे दिए जाएंगे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह अचानक इतनी उदार हो गई थी। सिस्टम ने सूचित किया कि लक्ष्य एक महत्वपूर्ण वस्तु, एक पवित्र क्रिस्टल प्राप्त करना था। उसने सोचा कि हालांकि ये चीज असली लग रही थी। जूडा ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक छात्र की ओर से उसके लिए एक मामूली उपहार था। लाटो ने मास्टर को बुलाया और कहा कि उसने सिर्फ उन्हें नहीं बचाया, उसने उत्तरी इंपीरियल जिले में हजारों परिवारों को बचाया। भले ही उसने उसे वे सभी पवित्र क्रिस्टल दे दिए, फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगा। उसने सहमति जताई और कहा कि इसके अलावा यह तो शुरू से ही उसका था। इसका मतलब था कि वह अभी भी उसे मुआवजा देना बाकी है। वह तुरंत खिड़की से कूद गई, माफी मांगी और कहा कि उसे याद आया कि पूर्व में एक गद्दा है जिसकी उसे प्रसव में मदद करनी है। वे बाद में कभी मिलेंगे। लाटो ने कहा कि एक बार निमल की पहचान की पुष्टि हो जाने पर वे जाकर रिपोर्ट करेंगे। शैडो ऑर्डर उससे संपर्क करेगा और उसे इनाम देगा। अगर उसकी कोई मांग है तो वह इसे आगे बढ़ा सकता है। लियोन रोने लगा और पूछा कि क्या वह यहाँ रह सकता है। लड़की ने उसे खींचा और कहा कि उन्हें अब चलना होगा। फूफू हंसी और कहा कि इसका मतलब अब सारा खाना उसका है। लड़की उसके पास आई और पूछा, वह चेन है सही? वह स्थानीय जांच मजिस्ट्रेट हुआइन है। उनकी जानकारी के अनुसार वह हत्या के मामले में संदिग्ध है। इससे वह नाखुश हो गया और उसने गंभीर भाव से पूछा, क्या उसने हत्या कहा? उसने गंभीर भाव से कहा कि 2 घंटे पहले टीना पूर्वी जंगल में मृत पाई गई थी और उसका दिल गायब था। एक गवाह है जो दावा करता है कि वह उसके साथ मिलने वाला आखिरी व्यक्ति था। उसे याद आया कि उसने उसे पिछले हफ्ते जो हुआ था उसके बारे में बताया था और सोचा कि इसका मतलब है कि वह नहीं जा सकी। उसने कहा कि उसे उनके साथ जांच के लिए जाना चाहिए। उसने कहा कि उस समय वह शैडो ऑर्डर के लोगों के साथ था, वे खुद उनके साथ सब कुछ स्पष्ट कर सकते हैं। आखिरकार वे उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। जो आदमी उसके साथ आया था उसने नाखुश होकर कहा कि चूंकि उसे जाने के लिए कहा गया था इसलिए उसे चुपचाप निर्देशों का पालन करना चाहिए। उसने कहा कि शैडो ऑर्डर सिर्फ एक लोगों का संगठन है। हालांकि जांच मजिस्ट्रेट केंद्रीय शाही प्रशासन का एक प्रतिनिधि पूरी तरह से अलग स्तर का है। वह मेज से उठ खड़ा हुआ और कहा कि उसने पहले ही यह कह दिया था। यह उसने नहीं किया था और उसके पास उन पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था। उसने सोचा, क्या वे सच में सोचते हैं कि वे उसे रोक सकते हैं? अप्रत्याशित रूप से हुआइन ने उसे पकड़ लिया, उसे फर्श पर फेंक दिया और जोर से कहा कि जिन पर उसकी नजर होती है वे बच नहीं सकते। वह इससे बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, ये क्या था? उसने कहा कि हत्या के संदेह में, शांति भंग करने और घृणित व्यवहार के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। कुछ समय बाद वह उसे यातना कक्ष में ले गई और पूछा, क्या वह बात नहीं करना चाहता? फिर उसे यहाँ उसके साथ बैठना होगा। नायक ने कहा कि वह खुद शैडो ऑर्डर के साथ सब कुछ जांच सकती है। जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह पहले ही कह चुका है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने उसके चेहरे को छुआ और कहा कि चूंकि उसे यहाँ उसके साथ बैठना बहुत पसंद है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसे बहुत दबाव महसूस हुआ और लगा कि उसके पैर बहुत भारी हो गए हैं। उसने उसकी ओर देखा और कहा कि वह उसे पूरी तरह से अपने अधीन कर देगी। उसने शांत भाव से सोचा, तो ये टेलीकिनेसिस था। उसने उसका वजन बढ़ा दिया, इसीलिए वह तब हिल नहीं सका। फूफू मुस्कुराई और पूछा, क्या उसने अभी अभी ये महसूस किया? वो टेलीकिनेसिस का विरोध करता रहा और हुआइन ने पूछा, क्या वह घुटने नहीं टेकेगा?
अगर वह विरोध करता रहा तो उसके घुटने बस टूट जाएंगे। एक आदमी कमरे में आया और अन्वेषक को बुलाया, जिससे उसने मुड़कर पूछा क्या उसे छोड़ देना चाहिए। उसने उसे खोल दिया और कहा कि वह जा सकता है, अगली बार वह उसे सही सबक सिखाएगी। वह मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजरा और कहा कि वह इसका इंतजार करेगा। उसने उसके साथ कुछ किया जिससे उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह हिल नहीं पा रही थी और सोची उसका शरीर नहीं हिल रहा है। क्या उसने सच में उसकी चाल को समझ लिया और कुछ कर दिखाया? क्या वह सच में संदिग्ध द्वारा स्थिर कर दी गई थी? ये कितनी शर्मनाक स्थिति थी, लेकिन किसी कारणवश ये थोड़ी रोमांचक भी थी। कुछ देर बाद वह गलियारे में चली और पूछा तो उसने अचानक उसे क्यों जाने दिया। उसके साथ चल रहे आदमी ने कहा कि किसी ने उसके यहाँ होने के बारे में पता लगा लिया और उसकी रिहाई के लिए बड़ी रकम चुकाई। वह जानती थी कि कानून प्रवर्तन बजट का आधा हिस्सा इस पैसे से कवर होता है। हुआइन ने गहरी सांस ली और पूछा लेकिन फिर भी क्या उसे इतनी आसानी से जाने देना संभव था? उसने दरवाजा खोला और कहा कि वह सब कुछ समझता है, उसे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक और कारण था। उन्होंने अंततः सच्चे शब्द परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली। परिणामों से पता चला कि गवाह ने वास्तव में झूठ बोला। उसने पूछा तो उसने टिंग को मारते हुए नहीं देखा? उसने सहमति जताई और उलझन भरी नजर से पूछा वह गर्म थी, वह इतनी पसीने में क्यों थी? उसने उस सवाल का जवाब नहीं दिया और सोचा कि उस पर डाला गया मानसिक दबाव सहन करना मुश्किल था और यह बेहद अपमानजनक था। उसने बंधे हुए आदमी की ओर देखा और कहा कि भले ही उसने झूठी गवाही दी थी, वही था जिसने वास्तव में उसे अपमानित किया था। उसने चाबुक उठाया और पूछा तो क्यों ना हम आखिरकार इस अद्भुत न्याय की शुरुआत करें। उसी समय एमसी इमारत से बाहर निकला और बाहर जाते समय चिंग्यू से मिला और कहा कि वह आखिरकार आजाद हो गया। उसने उसे देखा और जमानत देने के लिए धन्यवाद दिया और पूछा लेकिन उसने यह कैसे जाना कि वह कहाँ था? उसने कहा कि वह वास्तव में उसे ढूंढ रही थी। हाल ही में उत्तरी शहर से लौटे व्यापारियों ने कहा कि वहां युद्ध छिड़ गया था। वह जो उसने सुना था उससे चिंतित हो गया और उसने कहा कि उसने सुना था कि चेन परिवार ने उसके परिवार पर हमला किया था और पहले ही शहर के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था। वह उसे यह खबर जल्द से जल्द बताना चाहती थी, इसलिए उसे देखना पड़ा। उसके लिए हर जगह यही एकमात्र तरीका था जिससे उसे पता चला कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने गंभीर भाव से सोचा कि यह एक अचानक हमला था। ऐसा लग रहा था कि शेन ने पहले से तैयारी कर ली थी। उसने उसका धन्यवाद किया और कहा कि उसे जल्दी घर जाना है। फूफू ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शियाओ वेई अभी भी उनके साथ है। यहाँ तक कि अपने बाल रूप में भी रोती हुई रानी उन कमजोरों के बस की बात नहीं थी। चिंगियू ने कहा कि यह व्यापारी संघ का सबसे तेज घोड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यह काम आएगा। वह घोड़े के पास गया और कहा कि उसने हमेशा की तरह सब कुछ सोच लिया था। वह घोड़े पर चढ़ा, उसे धन्यवाद दिया और कहा कि उसे लोपू को भी बताना चाहिए कि उसका गोद लिया बच्चा अब शांति से रह सकता है। वह चला गया और वह खुशी से हंसी और कहा कि उसे अब उसकी जरूरत है। फूफू ने उसकी ओर देखा और कहा कि वह समझ नहीं पाई कि उसने उसमें क्या देखा। उसने कुछ महसूस किया, जोर से उसे रुकने के लिए कहा और कहा कि उसने अभी तक अपने घोड़े पर सवारी नहीं की है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी जियांग परिवार की संपत्ति के पास मंडरा रहा था और कहा कि उसने सैनिकों को विभाजित करने, जाल बिछाने में जो भी प्रयास किए थे, वह आखिरकार इस क्षण का इंतजार कर रहा था। पहले उसने उस आदमी से कहा जिसे न्यायिक जांचकर्ताओं ने पकड़ा था कि जानकारी थी कि चेन गुईशान शहर की ओर जा रहा था। उन्हें निश्चित रूप से उसे वहां रोकना होगा। वर्तमान में उसने संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ सोचा कि उन्होंने उनके पास के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था और उनके पास 3 गुना अधिक लोग थे। अब उनके पास कोई मौका नहीं था। उसी समय योद्धाओं का एक समूह लू और मेंग को घेर लिया। उसने चिंतित नजर से अपनी चाची को पुकारा और पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वह उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे मार्शल तकनीक और मोहक आकर्षण दोनों आते हैं। अब समय आ गया है ये देखने का कि यह कितना प्रभावी है। योद्धा इस पर हंसे और कहा कि उसने अभी कहा था कि वह मोहकता में अच्छी है। उसे उन्हें सब कुछ दिखाना चाहिए जो वह कर सकती थी। क्या होगा अगर वह वास्तव में उससे प्यार कर बैठे और उसे अपनी उपपत्नी बना ले? बूढ़े आदमी ने कहा कि जियांग परिवार की शेष सेनाएं इस घाटी में फंसी हुई थीं और वहां से कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे ही मदद पहुंची वे उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। उसी समय विवियन ने योद्धाओं के एक समूह को हराया और कहा कि वे बहुत कमजोर थे। ये मजाकिया था कि वे ऐसी ताकतों के साथ जियांग परिवार के खिलाफ जाएंगे। वह उन्हें एक ही झटके में कुचल सकती थी, लेकिन अभी दिन था और उसे रात तक इंतजार करना बेहतर लगा। इस तरह वह अपनी ताकत बचा लेगी। उसे कुछ अजीब लगा और उसने सोचा कि कुछ गलत है। कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति यहाँ आ रहा था। उसकी ताकत उन दयनीय सैनिकों से कहीं अधिक थी। क्या वह वास्तव में उसके गुरु का असली दुश्मन हो सकता है? इसके तुरंत बाद उसने उस दिशा में दौड़ लगाई जहां से उसे खतरा महसूस हुआ। बहुत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ वह हवेली के ऊपर उड़ गई और कहा कि वह वहीं लग रही थी। उसे एक ही वार में दुश्मन को हराना था। उसने एक जोरदार चीख के साथ ऊर्जा की धारा छोड़ी, खूनी पागलपन की गर्जना का उपयोग करते हुए। हमले से एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसने संघर्ष के दोनों पक्षों का ध्यान आकर्षित किया और हवा में मंडराते बूढ़े व्यक्ति को चिंतित नजरों से देखा और सोचा, क्या शेन परिवार ने ऐसे उस्तादों को भी आकर्षित किया है? उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा कि ऐसा लगता है कि ये मदद के लिए आए हैं। आखिरकार उनके परिवार के बुजुर्गों की भी तो प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि श्री लिंगजुन से आने वाली मदद भी काफी प्रभावशाली है।
वह जमीन के ऊपर उड़ती रही और पूछा, क्या दबाव अभी तक गायब नहीं हुआ? पीएस उसके हमले की जगह पर प्रकट हुआ और कहा कि यह बहुत दर्दनाक था। वे दुष्ट आत्माएं बहुत चालाक हैं, वे केवल पीछे से हमला कर सकते हैं। उसने मजाक में कहा कि उसने पहले ही सोच लिया था कि यह कौन है, लेकिन यह तो बस एक मोटा बिल्ली है। उसने जोर से कहा कि उसे चुप रहना चाहिए, आखिरकार वह एक बाघ है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने सुना है कि बिल्लियों के 9 जीवन होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि उस प्रहार ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया। तुरंत उसके बाद दोनों ने एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी जो उनके बीच टकराई और विस्फोट हो गया। बूढ़े आदमी ने यह सुना और पूछा, क्या यह एक और मास्टर है और लिंगजुन ने एक साथ 2 भेजे? विवियन ने पीएस के खिलाफ लड़ाई शुरू की और उन्होंने अविश्वसनीय गति से हमले किए। उसने उन्हें देखा और कहा कि उन्हें लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। क्या वे किसी तरह से लॉर्ड लिंगजुन से सहायता के रूप में आए हैं? जियांग परिवार के विनाश में देरी करने का समय नहीं है। उन्हें तुरंत उसका अनुसरण करना चाहिए। जो उन्होंने सुना उसके कारण उन्होंने एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया और असंतोष के साथ उसकी ओर देखा। वह उनकी प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित था और कहा कि कुछ गलत है। वे एक साथ उसकी ओर उड़ गए और जोर से कहा कि फिर उन्हें एक साथ उसके साथ शुरू करना चाहिए। नायक घोड़े पर सवार था और असंतुष्ट भाव से पूछा, वह उड़ सकती है, वह घोड़े पर क्यों बैठेगी? फुफू ने कहा कि इस तरह वह ऊर्जा बचाती है। आखिरकार उन्होंने कुछ नहीं खाया है और वह बेहोश होने वाली है। उसने उसकी ओर मुड़कर पूछा, वैसे उसने रोने वाली रानी के बारे में कुछ कहा था? वो कौन थी? उसने उलझन भरी नजर से कहा कि उसने कुछ नहीं कहा और उसे नहीं पता। यह परिचित लग रहा था, लेकिन वह याद नहीं कर पा रही थी। उसी समय एक प्राणी जिसने जादुई ऊर्जा का उत्सर्जन किया तेजी से उनके पास आ गया और उन्हें गिरा दिया। इसी वजह से वे दोनों जमीन पर गिर गए और उसने पूछा कि वह क्या था। उस प्राणी ने जिसने उसके घोड़े को मारा था कहा कि यह बहुत घिनौना था। आखिरकार वे आध्यात्मिक ऊर्जा का फल इकट्ठा करने जा रहे थे और उसे पहले से ही बुरा लग रहा था। उसने नाखुश नजर से देखा और जोर से पूछा, ये वैसे भी क्या कर रहा था? क्या उसने नहीं सुना था कि गति सीमा से अधिक जाना मना है? प्राणी ने कहा कि यह उसकी गलती नहीं थी कि वे घोंघे की तरह रेंग रहे थे। अगर हर कोई उसकी तरह होता तो वे कब के वहां पहुंच चुके होते। उसने नाखुश भाव से कहा कि उसके कारण उसका प्राणी मर गया। उसे अब घर जाने की जल्दी थी और अब उसे इसका जवाब देना होगा। प्राणी ने कहा कि वह उसे समझता है, लेकिन अब उसके पास समय नहीं है। वह फल इकट्ठा करेगा और तुरंत ही उसे इस घोड़े से कहीं तेज घोड़ा ढूंढेगा। इसके तुरंत बाद यह प्राणी अविश्वसनीय गति से दौड़ पड़ा और कहा कि आध्यात्मिक फल हर 10 साल में एक बार पकता है। आज वही दिन है, बाकी सब इंतजार कर सकता है। उसने मुड़कर चिंतित नजर से पूछा कि वह क्या कर रहा था। एमसी उस पर बहुत गुस्से में कूद पड़ा और पूछा, पहले उसने उनसे टकराया और अब वह भाग रहा है। उसे उन्हें फिर से पकड़ना चाहिए। ट्रैफिक नियम परीक्षा। चिंतित दिखने वाला प्राणी सोच रहा था कि वह किस तरह की बकवास कर रहा है। रुको, क्या वह सच में इंसान है? उसने पूछा कि वह उससे कैसे मिल पाया। उसने एक भयावह आभा बिखेरी और कहा कि उसने यह प्रस्ताव दिया, वह उसका घोड़ा बनेगा और उसे घर ले जाएगा, फिर वे बराबर हो जाएंगे। प्राणी इस पर बहुत गुस्सा था और सोच रहा था कि वह किलिन परिवार का एक महान प्राणी, एक दिव्य जानवर है। इतने सारे सम्राटों ने उसे राज्य का रक्षक बनाने का सपना देखा और उन्हें कई बार विनती करनी पड़ी। उसने बहुत असंतुष्ट नजर से मुड़कर पूछा कि क्या वह अपने बारे में बहुत अधिक सोचता है। उसने डरावनी नजर से उसे देखा और पूछा कि क्या वह किसी बात का विरोध करना चाहता है। किलिन इससे बहुत डर गया और कहा कि ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। चेन मुस्कुराए और कहा कि उन्हें चलना चाहिए। गंतव्य उत्तरी शहर था, जियांग परिवार की संपत्ति। तुरंत बाद वे उस दिशा में दौड़ पड़े जिसकी उसे जरूरत थी। उसी समय पीएस ने अपने पंजे बूढ़े आदमी के सिर पर रखे, जिसने चिंतित नजर से पूछा कि क्या सम्मानित गुरु उन्हें बता सकते हैं कि उसने उन्हें कैसे नाराज किया। अगर उसने कुछ गलत किया था तो उसने इसके लिए माफी मांगी। उसने चौड़ी मुस्कान के साथ पूछा, क्या उसने माफी मांगने का फैसला किया? तुरंत बाद उसने उसे बड़ी ताकत से इमारत की ओर फेंक दिया। इसके कारण वह छत को तोड़ते हुए जमीन पर जोर से गिरा। योद्धा ने यह देखा और जोर से कहा कि बुजुर्ग शेन खतरे में हैं, उन्हें जल्दी से बचाना चाहिए। उसी समय विवियन हवेली के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गई और ब्लडी मैडनेस रोअर तकनीक का उपयोग किया और चौंक कर पूछा, क्या शेन परिवार ने आखिरकार सामने से हमला करने का फैसला कर लिया है? उन्हें दुश्मन से मिलने जाना चाहिए। बूढ़े आदमी ने असंतुष्ट भाव से पूछा कि उन्होंने उन पर हमला क्यों किया अगर उनके बीच कोई हिसाब या दुश्मनी नहीं थी। वैसे उनके शेन परिवार के भी लॉर्ड लिंगजुन के साथ संबंध हैं। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यह शेन्यान नहीं है, वो पुराना अजीब आदमी? जब पीएस उसके सामने खड़ा हुआ तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने एक कदम पीछे हटकर पूछा, क्या वह भी परेशानी ढूंढने आया है? तुम्हें ध्यान से सुनना होगा, वे चेन को उनके हवाले नहीं करेंगे। अगर वे चाहें तो उन्हें मार सकते हैं, लेकिन वे उसके लिए अंत तक लड़ेंगे। उसके लिए अप्रत्याशित रूप से उसने उन्हें अंकल एन कहा और कहा कि उसने आदरपूर्वक झुकने की अनुमति मांगी। वह इस वजह से शर्मिंदा था और उसने कहा कि उसके स्वामी ने उसकी मां को बचाया, इसलिए वह उसके लिए सबसे बड़े हैं। वह उनके अंकल के रूप में सभी अधिकारों से भी उनके अंकल हैं। क्या वह सही नहीं है? वह शांत हो गया और कहा कि अब सब कुछ स्पष्ट है।
उसने नहीं सोचा था कि वह एक जादुई जानवर है और वह मानव पारिवारिक संबंधों को इतनी अच्छी तरह समझता है। पीएस हंसा और कहा कि यह उसकी माँ की वजह से था। उसने उसे ऐसा ही पाला। उसने कहा कि तुम्हें और सीखने की जरूरत है, इसलिए उसने इसे हमेशा पढ़ा। योद्धा ने उसे पहचाना और कहा कि उसने यह कहा था। उस दिन वह सही था। यह पहले मुख्य पात्र के साथ मछली पकड़ने गया था और पूछा था कि क्या वह कल्पना कर रहा था। एक बाघ पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वह पास में बैठा और कहा कि वह फिर से चीजें देख रहा था। उसने अपनी चिंता से सारी मछलियों को डरा दिया। विवियन ने अपना असली नाम बताया और कहा कि प्रभु ने उन्हें जियांग परिवार के घर की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा है। उसने उसकी ओर देखा और पूछा कि उसने तुरंत क्यों नहीं कहा कि वे साथी हैं। उसने कहा कि वह खुद दुश्मन की तरह छिपा हुआ था। वह कैसे समझ सकती थी कि वह दोस्त है या नहीं, और उसकी ओर देखा और पूछा। उसने उसे सर कहा, इसका क्या मतलब है? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने और सर ने एक विशेष करीबी अनुबंध किया था। उसने खुद कहा था कि उसे पसंद है जब वह उसे ऐसा कहती है। वह इससे नाराज हो गया और जोर से कहा कि यह अक्षम्य है। बेशक वह अभी भी युवा था और वह व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब बात लड़की की आई तो वह निश्चिंत हो सकती थी। वह सब कुछ सुलझा देगा। उसे सभी नियमों के अनुसार शादी करने दें ताकि वह सम्मान के साथ परिवार का सदस्य बन सके। उसने खुशी से कहा कि वह अविश्वसनीय रूप से दयालु था। अचानक उसने एक अजीब सा एहसास महसूस किया और पूछा कि यहाँ कौन है। एमसी ने गंभीर भाव से कहा कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई अनुबंध नहीं था। उसने उसकी ओर मुड़कर कहा कि उसने झूठ नहीं बोला था। यह सच था कि उनका एक अनुबंध था। पीएस ने उसकी ओर मुड़कर उसे सीनियर कहा और उसने पूछा कि यह किस तरह का बेवकूफ़ी भरा संबोधन है। वह किलिन से नीचे उतरा, अपने चाचा के पास गया और पूछा कि घर पर सब कुछ ठीक है। अंकल एन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा कि इन दोनों की मदद से सब कुछ ठीक हो गया। शेन्यन ने अचानक हमला किया। उसने उसे हमले के बाद गड्ढे में पड़ा देखा और पूछा कि क्या उसे पता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। उसने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा कि ताकतवर जीतता है और कमजोर मरता है। यही कानून है। चूंकि वह यहाँ उनसे हार गया, शायद उसकी बहन भी अब वहीं झेल रही है। इसके तुरंत बाद पीएस ने उसे पकड़ा और वे विवियन के साथ उसकी ओर उड़ गए। चेन ने गंभीरता से कहा कि अगर उसकी बहन या चाची के साथ कुछ भी हुआ तो वह इसके लिए 100 गुना अधिक चुकाएगा। यान ने कहा कि उसने पास पर शेन परिवार के सबसे अच्छे लड़ाकों की एक तिहरी टीम छोड़ दी थी। यहाँ तक कि मैशन भी बहुत मजबूत था। ये दो महिलाएं कैसे मजबूती से खड़ी रहेंगी? उसे जल्दी करना चाहिए। कौन जानता है, शायद वे उन्हें अभी मौत की भीख मांगते हुए देख रहे होंगे। उसने नाखुश नजर से उसे बूढ़ा अजीब कहा और जोर से मास्टर से कहा कि वह उसकी आत्मा को चीरने के लिए निषिद्ध तकनीक का उपयोग करने की अनुमति मांग रही है। उसे मौत के बाद भी पीड़ित होने दो। उसने कहा कि उसे इंतजार करना चाहिए। वे अब तय करेंगे कि उसके साथ क्या करना है। वे सही जगह पर पहुंचे जहां एक योद्धा लू के सामने घुटनों के बल बैठा था और जोर से कहा कि वह यह नहीं चाहता था। उसके लिए बेहतर था कि वह उसे मार डाले। मेंग जंगल से उनकी ओर चल रहा था और उसने चेहरे पर आंसू लिए जोर से कहा कि वह उससे विनती करता है कि वह उसे जल्दी मार दे। उसने एक मोहक तकनीक का उपयोग किया और यह एक अन्य योद्धा पर काम कर गई। वह उससे प्यार कर बैठा और उसने पूछा कि क्या वह सच में उसके लिए मरने के लिए तैयार है। उसने उसे रानी कहा और कहा कि वह किसी भी चीज के लिए तैयार है। यह देखकर एक अन्य योद्धा ने बहुत डरे हुए चेहरे के साथ जोर से कहा कि वह मरना पसंद करेगा बजाय इसके कि उसकी इस तकनीक के अधीन आ जाए। लू ने अनिच्छा से इस पर सहमति जताई और उसे अपनी मुट्ठी से मारा। उसका शरीर बिखरने लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसके प्रति आभारी है। अब वह आजाद था। जियांगलू ने खुद को एमसी की बाहों में डाल दिया और आंखों में आंसू लिए रोते हुए कहा, भाई वह आखिरकार यहाँ आ गया। यह बहुत डरावना था। एमसी ने उसे जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया है। प्यास ने सोचा कि उसकी मुक्के की ताकत को देखते हुए इस जगह में शायद ही कोई था जो उसे सच में डरा सके। एल्डर शेन ने पूछा, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या वे शेन कबीले के अभिजात नहीं हैं? फिर उन्होंने इतनी दयनीय लड़ाई क्यों की? उस आदमी ने अपना कंधा पकड़ा और कहा, एल्डर, ऐसा नहीं है कि वे मरने से डरते थे। भाइयों ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन वे दुश्मन को खरोंच भी नहीं लगा सके। एल्डर ने पूछा, वह क्या कह रहा है? उस आदमी ने जियांग लियू की ओर मुड़कर कहा, उस लड़की के मुक्के कुछ शैतानी है। वह ऐसा लग रहा है जैसे वह इसे लापरवाही से घुमा रही है। लड़के सभी दिशाओं में बिखर गए और उससे कहा कि वह और करीब न आए, उनके पास न आए। लड़के ने मुड़कर कहा, वह जो वहां है वह और भी डरावनी है। और क्या? उसकी आंखों में देखना, उसकी आवाज सुनना या उसकी खुशबू सूंघना तुरंत आपकी इच्छा शक्ति को खत्म कर सकता है। अंत में भाई सम्मान के साथ भी नहीं जा सके। लड़के जमीन पर पड़े थे और दर्द में रो रहे थे। अचानक एमसी बुजुर्ग के पास गया और कहा, बुजुर्ग शेन, उसकी नीचता के लिए उसे सम्मानजनक मृत्यु नहीं दी जाएगी। बुजुर्ग ने अपने हाथ जोड़ लिए और जियांग चेन की ओर मुड़कर कहा कि आज उसने जीत हासिल की है। शेन कबीले ने पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसने उस पर दया की याचना की। उसने वादा किया कि वह फिर कभी उसकी भूमि पर कदम नहीं रखेगा। उसने एमसी से कहा कि उनके पूर्वजों में से एक का लॉर्ड फ्लॉलेस के दरबार में प्रभाव है। पियास ने अपने पंजे से उसे दूर फेंक दिया और उसे जोकर कहा। उसने बुजुर्ग की ओर मुड़कर कहा कि यह बूढ़ा आदमी हमेशा उसके पीछे छिपा रहा। वह अब और सहन नहीं कर सकता था। बुजुर्ग का शरीर जमीन पर गिर गया और जियांग चेन ने कहा कि वह उससे और अधिक जानना चाहता था, लेकिन वह पहले से ही उल्टी कर रहा था। घोड़े ने पूछा, क्या वह जा सकता है? वह घर पर है, बस इतना ही। ये हो गया, एमसी ने जवाब दिया। हाँ, वह पूरी तरह से भूल गया था।
वह सोच रहा था कि क्या वे एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, पूर्ण लाभ पैकेज, भुगतान अवकाश। उसने सोचा कि आखिरकार टेलीपोर्टर की सीमा और सक्रियण की संख्या सीमित है और यह जानवर कहीं अधिक विश्वसनीय है। घोड़ा मुड़ा और चिढ़कर कहा कि वह खुद को चट्टान से फेंकना या भूख से मरना पसंद करेगा बजाय इसके कि फिर से खुद को काठी में बंधने दे। वह जा रहा था और हमेशा के लिए उन घिनौने छोटे लोगों को अलविदा कह रहा था जिन्होंने उसे अपमानित किया। घोड़ा जमीन से धक्का देकर गायब हो गया। जियांग चेन ने कहा, ये तो अफसोस की बात है। बेशक, आखिरकार केवल रैंक 4 पर ही आप उड़ान को अनलॉक कर सकते हैं और उसकी गति पर कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। वैसे मिस्टर फ्लॉलेस, उसे लगता है कि उसने कहीं उनका नाम सुना है। फैंटेसी वर्ल्ड गॉड्स अबोर्ड में उच्च स्तरीय डंगोनन, आइस हेल का मुख्य बॉस, खेल का मुख्य शिकायतकर्ता। एमसी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है। कहानी को छोड़ते हुए उसे केवल याद है कि उसने अपने पिता को खुद मारा था। विवियन अचानक उसके सामने प्रकट हुई और पूछा, मास्टर, क्या वह कहना चाहता है कि श्रीमान फ्लॉलेस तख्ता पलट करेगा और किंग लॉटेन पर हमला करेगा? एमसी ने फिर पूछा, क्या कोई अखबार या खबर नहीं है? यह हर जगह लिखा था। मेंग ने कहा, लेकिन युवा मालिक किंग लॉटेन अभी भी जीवित हैं। एमसी ने पूछा, क्या? उसने जवाब दिया कि फूफू खुद नहीं जानती थी। मूर्ख भाई, शायद उसे अपने लकड़ी के सिर से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। एमसी ने जवाब दिया, 2 विकल्प हैं। एक, खेल की कहानी बदल गई है। दूसरा, उसी क्षण घोड़ा हिला और कहा, वह आखिरकार आ गया है। थकान दूर करने के लिए उसे 5 नहीं बल्कि दर्जन भर रसीले आध्यात्मिक फल खाने की जरूरत है। अचानक वह रुका और मरे हुए जीवों को देखा। घोड़ा जोर से चिल्लाया, क्या वे जहरीले हैं? वह झुक गया और सोचा, आध्यात्मिक फल जहरीले नहीं हो सकते, तो किसी ने जानबूझकर पेड़ को अपवित्र किया था। लेकिन क्यों? आध्यात्मिक फल कलिन की पसंदीदा व्यंजन है। उसके पहले किसी को भी पास आने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज वह आसपास नहीं था। तो अगर वह आदमी नहीं होता तो वह यहां पड़ा होता। घोड़ा मुड़ा और दौड़ने लगा, सोचते हुए कि कोई उसके मरने का इंतजार कर रहा था। दौड़ो, उसे तुरंत दौड़ना था। थोड़ी देर बाद फ्लॉलेस पैलेस में एक आदमी चिल्लाया, लॉर्ड फ्लॉलेस, उन्होंने मदद क्यों नहीं भेजी? उन्होंने मदद का वादा किया था। उन्हें अभी बताया गया कि जो कबीले का आखिरी आदमी युद्ध में मारा गया। मालिक, उन्होंने एक बार उसकी मदद की थी। उसने मेई कियांग के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद करने की कसम खाई थी। फ्लॉलेस ने आलस्य से जम्हाई लेते हुए जवाब दिया, बूढ़े आदमी, उसने कुछ गलत समझा। उसने कहा था कि अगर संभव हुआ तो समर्थन देगा, लेकिन उसने कभी मदद करने का वादा नहीं किया। उससे हर तरह की बकवास के बारे में शिकायत करना बंद करो। क्या तुम उसे समझते हो? आदमी डर के मारे झुक गया और उससे माफी मांगने लगा। वह बस बहुत उत्साहित हो गया था। उसने उससे नाराज न होने की विनती की, बल्कि उनकी दोस्ती को याद रखने को कहा। उसने बस थोड़ा अपना आपा खो दिया था। उसने स्वामी से कहा कि उसके खिलाफ कोई नाराजगी न रखें। निर्दोष ने भौहें चढ़ाई और कहा कि उस साल जब वह और सेना उत्तरी गांव से गुजरे थे तो सैनिक भूख से मर रहे थे। उस समय उन्होंने उन्हें खाना खिलाकर बचाया था। वह अब भी उस दयालुता को याद करते हैं, इसलिए अब वह उनकी मदद करेंगे। आदमी ने कहा, स्वामी उदार हैं। स्वामी, वह सम्मान और न्याय के प्रतीक हैं। निर्दोष ने आदमी के शरीर को मना से ढक दिया और उसे हवा में उठा दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाया, स्वामी, वह क्या कर रहे हैं? निर्दोष ने उत्तर दिया, वह जो कबीले से बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति था। शायद उसके जीवित रहने का कोई कारण नहीं था। वह बस उसे दूसरों के साथ शामिल होने में मदद करेगा। आदमी डर के मारे चिल्लाया, क्या? नहीं। उसने भगवान से उसे बख्शने की विनती की, लेकिन निर्दोष ने उसकी प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं दिया। उसने हाथ हिलाया और उसका शरीर उड़ा दिया। वह छिड़कर मुड़ा और कहा, कितना परेशान करने वाला है। वह क्या सोच रहा था, ऐसे लोगों को अपने पास आने देने के लिए? नौकर ने कहा, ऐसा फिर नहीं होगा सर। फ्लॉलेस मुड़ा और कहा, गले लगाओ। उसे यह मत सोचने दो कि यह उससे संबंधित नहीं है। वह हाल ही में अपने काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह चिढ़ने लगा है। किलिन में एक जलपरी पकड़ना, क्या यह वास्तव में इतना कठिन है? हॉग ने सर से माफी मांगी। हालांकि योजना गलत हो गई थी, उसने एक महत्वपूर्ण सुराग पाया। उस दिन जिसने चिन्यून झील पर हंगामा किया, शायद वही था जिसने सेना को भागने में मदद की। वह फ्लॉलेस के पास आया और अपनी गेंद में एमसी की छवि दिखाई। हॉग ने कहा, और इसके अलावा जिस जगह पर उन्होंने चिलिन को पकड़ने की कोशिश की थी, वहां भी वही आध्यात्मिक लहर थी। शायद ये भी उसी का काम था। सर, शायद किसी ने खास तौर पर इस व्यक्ति को सब कुछ बर्बाद करने के लिए भेजा है। फ्लॉलेस ने फिर पूछा, क्या यह वही पुराना बेवकूफ है? उसने भौहें चढ़ाई और सोचा, हालांकि अब इसके लिए समय नहीं है। डार्कनेस की सेना महाद्वीप पर हावी होने वाली है। उन्हें किसी भी कीमत पर मुख्य व्यक्तियों को पकड़ना होगा। वो मुड़ा और कहा, वैसे अब उस कार्य को शुरू करने का समय है। हॉग ने मास्टर से कहा कि चिंता न करें, सब कुछ पहले से ही प्रगति में है। फ्लॉलेस ने मुड़कर कहा, और उस दयनीय कीड़े को मार दो। हॉग ने खुद को डार्क मन्ना में ढक लिया और कहा, बिल्कुल, न केवल यह जियांग चेन, उससे संबंधित सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद एमसी सड़क पर खड़ा होकर नक्शा देख रहा था। उसने अपने बालों को उलझाया और सोचा, आखिरकार इस दुनिया का नक्शा खेल वाले से अलग है। उसने कहा, अगर वह गलत नहीं है तो फैंटेसी वर्ल्ड गॉड्स अबोर्ड की मुख्य कहानी से पहले की घटनाएं अब हो रही हैं। फूफू जोर से चिल्लाया, बिंगो! मूर्ख भाई कभी कभी सोच भी सकता है। अगर ऐसा है तो फूफू एक और इनाम देगा। पीएस ने कहा, सीनियर, चूंकि सब कुछ तय हो गया है, वो मना करता है। माँ उसका इंतजार कर रही है। अभी भी कुछ काम बाकी है। जियांग चेन के हाथों में एक लकड़ी का टुकड़ा आया और उसने हैरानी से पूछा, ये किस तरह का इनाम है? ये तो दांतों के लिए च्यूइंग गम जैसा लगता है। इसे पाइएस को मन भर चबाने दो। पाइएस ने खुशी से इसे अपने दांतों से पकड़ा और सोचा, एक रैंक 6 कलाकृति जिसमें एक तकनीक अंतर्निहित है, एक खालीपन का टुकड़ा। उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या यह सच में उसके लिए है? एमसी ने फिर पूछा, और किसके लिए?
अपने दांतों से। क्या यह हड्डी उपयोगी होगी? उसने सोचा। इन दो तकनीकों की निरंतरता। वह लू और आंटी मेंग को छोड़कर चला गया। उसने मुड़कर शियाओई से कहा कि वह पास आए। वह झुक गई और पूछा, मास्टर, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है सबके सामने? जियांग चेन ने उसके सिर पर मारा और उसे आदेश दिया कि वह शरारत करना बंद करे। वह चिल्लाई, ये दर्द हुआ? एमसी ने अपनी मन्ना सक्रिय की और कहा, एक विशेष प्रकार की कला, ये दुष्ट आत्मा के लिए बिल्कुल सही है। चाओई ने अपने क्लोन को देखा और पूछा, ये क्या है? वो खुशी से चिल्लाई, ये अद्भुत है। अब वो मास्टर की दुगनी वफादारी से सेवा कर सकती है। एमसी ने कहा कि उन्होंने सब कुछ सुलझा लिया है। अब समय आ गया है कि वह अगले रैंक के लिए पास प्राप्त करें। हालांकि रुको, उसे पास क्यों प्राप्त करना है? फूफू ने जवाब दिया, जितनी अधिक ताकत उतनी ही अधिक जिम्मेदारी, मूर्ख भाई। क्या उसने ऐसा वाक्यांश नहीं सुना है? थोड़ी देर बाद जियांग चेन लिंगवांग की सड़क पर चल रहा था और कहा कि अगले रैंक का पास डंगोन फॉल ऑफ द मून डिस्क में परीक्षा पास करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर उसे सही से याद है तो उसे पहले लिंगवांग का पास प्राप्त करना होगा। उसने इसके बारे में सोचा। रुको, लिंगवांग, सही है। हुआइन सड़क पर खड़ा था और बोल रहा था, वे कहते हैं कि श्री फ्लॉलेस ने व्यक्तिगत रूप से उसे यह परीक्षा सौंपी। वो मुस्कुराई और सोची, चूंकि मास्टर ने खुद से मान्यता दी है, उसे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। फूफू ने एमसी की शर्ट खींची और उसे बताया कि यह कितना स्वादिष्ट दिखता है। हुआइन ने अपनी आंखें संकरी की और सोचा, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? एमसी ने अपने बालों को उलझाया और सोचा, लिंगुआंग, ये वही राजधानी है जो श्रीमान फ्लॉलेस ने अपने पिता को मारने से पहले कत्लेआम किया था। हालांकि उसे ठीक से याद नहीं है कि इस शहर में कत्लेआम कब शुरू हुआ था, लेकिन किसी भी स्थिति में उसे किसी तरह स्थानीय लोगों को चेतावनी देनी होगी। एमसी ने फूफू से पूछा, अगर वह खेल की कहानी के अनुसार होने वाली घटनाओं को बदल देता है तो क्या होगा? फूफू ने जवाब दिया कि उसे खुद नहीं पता। किसी भी स्थिति में उसे बाद में इसका जवाब देना होगा। जियांग चेन ने जवाब दिया, भयानक, वह बैल के दूध जितनी उपयोगी है। ठीक है, उन्हें पहले ड्यूक लेयर से मिलना चाहिए। इस समय हुआइन दीवार के पीछे खड़ी होकर एमसी को देख रही थी। कुछ देर बाद शूरवीर आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुक जाओ, ड्यूक बिना विशेष निमंत्रण के किसी को नहीं मिलते। एमसी ने जवाब दिया कि वह मेहमान नहीं है, वह फॉलिंग मून डिस्क ट्रायल के लिए पास लेने आया है। शूरवीर ने फिर पूछा, पास? जियांग चेन ने जवाब दिया, यह एक भागीदारी लाइसेंस की तरह है। क्या उसे खुद जाकर लेना चाहिए? शूरवीरों ने अपनी भालाएं क्रॉस की और चिल्लाए, निषिद्ध, और अगर वह एक और कदम बढ़ाता है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए कि उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। एमसी उनके पीछे चला गया और जवाब दिया, ठीक है ठीक है, वे सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, वह उनके काम में दखल नहीं देगा, वह खुद अंदर जाएगा। शूरवीर ने मुड़कर उसे रुकने का आदेश दिया। इस चीज में ड्रैगन की आग है, उसके पास पीछे हटने का आखिरी मौका है। ये एमसी के पास आया और उसने इसे हाथ से छुआ और कहा, वाह। उसने इसे नाइट की ओर निर्देशित किया और मुस्कुराया। इसी समय ड्यूक के मुख्य प्रबंधक बाहर आए और पूछा, सर, क्या वह उनका नाम और उपाधि पूछ सकते हैं? उसने सोचा, ड्रैगन ब्रीथ वाले गार्ड को एक ही बार में गिरा देना, ऐसी ताकत, ये कम से कम चौथी रैंक या यहाँ तक कि 5वीं है। एमसी ने जवाब दिया, वह जियांग चेन है, कोई उपाधि नहीं। वह सिर्फ ड्यूक की अनुमति लेने आया था ताकि परीक्षण में भाग ले सके। प्रबंधक ने कहा, सर, शायद वह थोड़ी देर से आए, आज उन्हें कुछ अप्रत्याशित समस्याएं हुई, वह उनसे बाद में आने के लिए कहता है। जियांग चेन ने पूछा, कितनी गंभीर? उसे दिखाने दें। प्रबंधक ने जवाब दिया, ठीक है। इस समय इमारत के अंदर लेयर ने कहा, सज्जनों, चूंकि वे यहाँ आ चुके हैं, यह पहले से ही उनके लिए एक सम्मान है। चाहे वे उसकी बेटी का इलाज कर सकें या नहीं, किसी भी स्थिति में इनाम मिलेगा। और अगर कोई उसका इलाज कर सकता है तो वह कुछ भी मांग सकता है। वह लेयर सब कुछ दे देगा, यहाँ तक कि अपनी जान भी। उसने जाने की अनुमति मांगी। उसकी बेटी कमरे में है। लड़के ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि ड्यूक की बेटी को किस तरह की बीमारी है। लड़की ने पूछा, अगर वह उसे ठीक कर देती है तो शायद उसे खुद बेटी और पूरी विरासत मिल जाएगी। लेयर की बेटी कमरे में जंजीरों में बंधी हुई थी। लड़के ने हैरान होकर पूछा, ड्यूक, क्या वह गंभीर है? मिसेस, वह है, लेयर ने जवाब दिया, ये जीवित मृतकों की महामारी है। वह जानता है लेकिन अब और मदद नहीं कर सकता, इसलिए वह उनसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कहता है। वह आदमी बाहर की ओर भागा और चिल्लाया, क्या बकवास है, ये संक्रामक है। नहीं, वह उसी तरह का राक्षस नहीं बनना चाहता। वह कमरे में दाखिल हुई और अपनी हुड उतारकर कहा, ड्यूक लेयर, वह कोशिश करने के लिए तैयार है। वह मिसेस के कष्ट को दूर करने के लिए पवित्र प्रकाश का आह्वान करेगी। लेयर ने जवाब दिया, अगर मिस शू सच में मदद करने के लिए तैयार हैं तो यह बहुत अच्छा है। उसने अपने हाथ जोड़कर उलझन में पूछा। पवित्र प्रकाश ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। वो क्यों? उसने फिर से कोशिश करने का निर्णय लिया। सिस बिस्तर पर तड़प रही थी और उसने उलझन में कहा, प्रकाश, चाहे वह कितना भी बुलाए, ये प्रतिक्रिया नहीं देता। एमसी कमरे में दाखिल हुआ और सोचा। उसे याद आया कि निर्दोष ने शहर का संहार किया था क्योंकि किसी ने जीवित मृतकों की महामारी पकड़ ली थी। उस समय कोई इलाज नहीं था। एक संक्रमित 10 को, 10 100 को और पूरा शहर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। शुरू में वह सभी को बचाना चाहता था, लेकिन अंत में उसने चीजों को और भी बदतर बना दिया। फिर उसका दिल टूट गया। उसने पूरे शहर का कत्ल कर दिया और फिर उसके पिता का, जो उसे नहीं समझते थे। ये दुखद है निश्चित रूप से, लेकिन मूल रूप से ये केवल अपरिपक्वता और कमजोरी है, युवावस्था। उसने ड्यूक से पूछा, वो उसे माफ कर दो। शायद वह केवल यही कर सकती है कि उसकी बेटी को शांति दे, दर्द को हमेशा के लिए दूर कर दे। लेयर चिल्लाया, क्या वह बहन को मारना चाहती है? वह उसे ऐसा नहीं करने देगा। वह अभी भी इंसान है, वह उसकी बेटी है, शू ने कहा। लेकिन अगर वे उसे नहीं रोकते तो उसकी परिवार और पूरा शहर पीड़ित होगा। एमसी ने मुड़कर कहा, चिंता की क्या बात है, वे बस छाया पर वार करेंगे और बस। लेयर चिल्लाया, वह कौन है? शू ने फिर पूछा, छाया क्या? जियांग चैन ने सोचा,
खैर हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे कुछ नहीं जानते। खिलाड़ी अंधकार की सेना के आक्रमण के बाद फैंटेसी दुनिया में पहुंचते हैं। तब से दशकों बीत चुके हैं। जादू ने बहुत प्रगति की है। अगर आप इसे एनीमे से तुलना करें तो खिलाड़ी आज तकनीक के बारे में जानते हैं और ये अभी भी इस स्तर पर हैं कि कुत्ते से कैसे जुड़ें। एमसी ने बस देखने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने अपनी मना को बहन के शरीर में निर्देशित किया, जो हवा में उठी और जोर से चिल्लाई। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसने पूछा, पापा, उसके साथ क्या हो रहा है? लेयर चिल्लाया, बेटी, उसकी लड़की, वह वापस आ गई है। एमसी ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, हो गया। उसने सोचा, हालांकि ऐसा लगता है कि वे उस समय पहले से ही महान जादूगर थे। उदाहरण के लिए पवित्र प्रकाश की सोनिया। ऐसा लगता है कि उसने ही अंधकार की सेना के खिलाफ कई जादू बनाए थे। शू एमसी के पास आई और कहा, सर, कृपया उसे बताने दें कि यह तकनीक क्या है। वह भी इसे सीखना चाहती है। क्या आप उसे सिखा सकते हैं? जियांग चेन ने जवाब दिया, अगर वह सीखना चाहती है तो उसे बचपन से पवित्र प्रकाश के बारे में सिखाई गई हर चीज को भूलना होगा। उसके मामले में ये काम नहीं करेगा। ये एक छाया तकनीक है। शू ने फिर पूछा, लोगों को बचाने के लिए प्रकाश को छोड़ देना? वाह, शू सोनिया सब कुछ मानती है। एमसी मुस्कुराया और कहा, अब वह देखती है जैसा कि उसने सोचा। वह रुका और मुड़ा, चिल्लाया, रुको। उसने क्या कहा? सोनिया ने जवाब दिया, जितने अधिक लोगों को बचाया जा सके और महामारी को हराया जा सके, उसके लिए वह शू सोनिया प्रकाश को त्यागने और छाया जादू सीखने के लिए तैयार है। जियांग चेन ने सोचा, दशकों में वह एक महान संत बन जाएगी। पवित्र प्रकाश की प्रसिद्ध सोनिया, और अब वह उससे छाया जादू सिखाने के लिए कह रही है। कुछ समय बाद लेयर ने खुशी से कहा, मास्टर जियांग, गुप्तकाल कोठरी का पास पहले से ही अंदर है और ऊपर ड्यूक का एक टोकन है। अगर उसे लिंगुआन में कुछ भी चाहिए तो उसे बस टोकन दिखाना होगा और सब कुछ तय हो जाएगा। इसके अलावा उसने वादा किया है कि वह कुछ भी मांग सकता है। एमसी ने सोचा, वो क्या चाहेगा उसे खुद भी नहीं पता। अगर उसे कुछ सूझेगा तो वह खुद आएगा। फिलहाल ये काफी होगा। लेयर ने झुककर कहा और उसकी आंखों में आंसू थे। मास्टर जियांग, ड्यूकल पैलेस हमेशा के लिए उसका ऋणी है। सोनिया ने पूछा, मास्टर जियांग, वह उसे शैडो मैजिक क्यों नहीं सिखाना चाहते? क्या यह प्रतिभा की कमी के कारण है? वो मेहनत करने, सहन करने, कोशिश करने के लिए तैयार है। एमसी ने सोचा कि वह बहुत ज्यादा जिद्दी है। जियांग चेन ने गला साफ किया और कहा, वो बस सोचता है कि उसे छाया के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। अगर वो प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करती है तो शायद वह जीवित मृतकों की महामारी से निपटने का तरीका खोज लेगी। सोनिया ने अपनी हथेली छाती पर रखी और जवाब दिया, लेकिन प्रकाश प्रतिक्रिया नहीं देता। अगर वह अगले संक्रमित से मिलती है तो वह फिर से असहाय होगी। एमसी ने पूछा, शायद उसे विश्वास की कमी है? सोनिया ने उलझन में कहा, विश्वास? उसने मास्टर जियांग को धन्यवाद दिया। हालांकि उसने खुद को प्रकाश के लिए समर्पित नहीं किया है, वह उससे कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखता है। वह घुटनों के बल गिर गई और कहा, उसने पाप किया। वह क्षमा की भीख मांगती है। शायद प्रकाश के पास भी प्लेग को शुद्ध करने का तरीका है, लेकिन फिर भी वह अपनी कमजोरी के कारण संदेह में थी। एमसी ने अपने बाल ठीक किए और कहा, यह अच्छा है, अब उसे वापस जाने दो। सोनिया ने जवाब दिया, मास्टर जियांग, वह कोशिश करेगी। वह उनसे एक और निर्देश प्राप्त करने की उम्मीद करती है। एमसी ने अपना सिर पकड़ा और कहा, यह नहीं है कि वह उसे बिल्कुल सिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन एक पवित्र लड़की को एक शैडो निंजा में बदलना, वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सके। जियांग चेन ने मुड़कर कहा, वह उम्मीद करते हैं कि ये प्लॉट में बदलाव इसे ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। अन्यथा कौन जानता है कि सिस्टम और क्या करेगा। फूफू ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन कहा, डम्पलिंग्स, उसे डम्पलिंग्स चाहिए। एमसी ने मुड़कर सुना कि सेल्सवुमन पूछ रही है, क्या फिर से किराया है? उसने पिछले महीने भुगतान किया था। आदमी ने खाना पकड़ा और चिल्लाया, पिछले महीने उसने इस तिमाही के लिए भुगतान किया था और अब वह अगले साल के लिए भुगतान कर रही है। ये सब समझ में आता है। अगर वह भुगतान नहीं कर सकती तो उसे यहाँ से निकल जाने दो। महिला चिल्लाई, उनका छोटा व्यवसाय है, वे इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? फूफू ने पूछा, क्या वह मुझे सुन सकता है? तुम बेवकूफ डाकू, क्या उसके पास कोई जमीर है? आदमी ने पूछा, वो कौन है छोटी? उसने उसे रास्ते से हटने का आदेश दिया और अपना हाथ बढ़ाया। एमसी ने उसका हाथ पकड़ा और आदमी ने चिढ़कर पूछा, क्या वह उद्दंड हो गया है? क्या उसने लिंगुआन में उस पर हाथ उठाया? क्या उसे पता भी है कि वह कौन है? एमसी ने उसे अपना बैज दिखाया और आदमी डर के मारे चिल्लाया, क्या वह ड्यूक के महल से है? वह भागने लगा और माफी मांगने लगा। उसने पहचाना नहीं। फू फू ने कहा, क्या भयानक मूर्ख है। एमसी ने महिला से कहा कि उन्हें पकौड़ी दे। उसने जवाब दिया, बिल्कुल बिल्कुल, सोया सॉस, माचा या बीबीक्यू। फू फू चिल्लाया, सोया, माचा और बीबीक्यू सब एक साथ। जियांग चेन ने मुड़कर पूछा, वह कब तक छिपी रहेगी? उसे बाहर आने दो। हुआयान ने मुड़कर सोचा, उसने उसे कैसे ढूंढ लिया? उसने खुद को पूरी तरह से छुपा लिया था। एक छोटा लड़का उसके सिर पर बैग के साथ उसे देख रहा था और पूछा, माँ, ये अजीब लड़की कौन है? हुआयान ने अपने सिर से बैग फेंक दिया और कहा, तो लिंगजुन के निर्देश सही थे। लिंगुआन में वास्तव में एक महामारी दिखाई दी है। अगर इसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया तो ये एक आपदा होगी। ड्यूक की बेटी के अलावा एक और गंभीर समस्या है, शहर के बाहर एक संक्रमित स्रोत। चूंकि उसने पहले ही एक मामले से निपटा था, उसे उसके साथ जाकर कारण का समाधान करना चाहिए। एमसी ने उसे रूखेपन से जवाब दिया, नहीं। हुआयान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और पूछा, क्या? जियांग चेन ने जवाब दिया कि उसे उनके शाही झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और लिंगजुन का उससे कोई लेना देना नहीं था। एमसी ने पकौड़ी ली और फू फू ने उसे पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, ये उसकी पकौड़ी है। उसने सोचा कि हर तरह के वीर मूर्खों की मदद करना ये निश्चित रूप से ऊर्जा की बर्बादी है और कोई फायदा नहीं। जो चाहे उसे खुद ही निपटने दो। अचानक पकौड़ी के साथ एक लड़की जियांग चेन के पास आई और कहा, भाई, माँ ने कहा ये उनके लिए है, उसे खुद ही मदद करने दो। उसे धन्यवाद कहो सर, उसकी मदद करने के लिए।
लड़की ने शौदी से कहा कि वह उसके पास दौड़कर आए। एएमसी ने मुड़कर एक जलते हुए शहर और हत्याओं की तस्वीर की कल्पना की। उसने मुड़कर पूछा, प्रदूषित स्रोत कहाँ है? हुआयान ने खुशी से जवाब दिया, वह तो तुरंत ही होगा। कुछ देर बाद वे अंधेरे टी ग्रंडी और हुआयन ने पूछा, क्या वह इसे संभाल सकता है? एमसी ने उसे बस देखने का आदेश दिया। उसने अपनी मना उसकी ओर निर्देशित की और हुआयन चिल्लाई, उसने सच में इसे साफ कर दिया। चियांग चेन ने जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसे लिंगुआन के आसपास ऐसे दर्जनों और झरने हैं। एक को साफ करने में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा लग जाती है। उसे कुछ सोचना होगा, उसे मोड़ने दो। हुआयन ने पूछा, क्या एक निषिद्ध तकनीक भी? हुआयन ने मुंह फेर लिया और नाखुशी से अपने होंठ दबा लिए और एमसी शौचालय की ओर जाने लगा। हुआयन, उसने जोर से चिल्लाया, वो क्या कर रहा है? जियांग चेन ने जवाब दिया, वो सुबह से इसे रोक रहा है। क्या वह चाहती है कि वह झरने को नष्ट करते समय खुद को गीला कर ले? हुआयन चिल्लाई, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर रहा है। वह हथियार जब्त कर रही है। एमसी ने मुड़कर कहा, वहां से खून की तेज प्यास आ रही है। एक नकाबपोश आदमी उसकी ओर दौड़ा और उसे मरने का आदेश दिया। एमसी ने सोचा, आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई है, वह हिल नहीं पाएगा। डर, उसके पास बचने का भी समय नहीं होगा। आदमी ने वार किया और हुआयन ने मना से एमसी को अपनी ओर खींच लिया। उसने कहा, अधिकतम मानसिक शक्ति। उसने एक बाधा बनाई जिसमें एमसी और डाकू थे। चियांग चेन ने पूछा, उसका क्या? हुआयन ने जवाब दिया कि उसने अधिकारी के सामने अशोभनीय कार्य किए। उसके पास उसे पूछताछ करने का पूरा अधिकार है। एमसी ने सोचा कि यह मूर्ख उससे बदला ले रहा था। यह 100% है। हुआयन ने कहा कि वह हुआयन की अधिकारी थी। उसने उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और वह उसे अपने विशेष पूछताछ कक्ष में व्यक्तिगत रूप से ले जाएगी। उस आदमी ने जमीन से धक्का मारा और उसे मारने की कोशिश की। उसने कहा कि वह लक्ष्य नहीं थी। उसने उसे रास्ते से हटने का आदेश दिया। वाइन ने पूछा, क्या वह अभी भी चल सकता है? ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बहुत नरम थी। उसने पूरी टेलीकिनेसिस की पहुंच का उपयोग किया। आदमी ने अपनी तलवार घुमाई और कहा, उसकी शक्ति केवल इसकी सीमा के भीतर ही काम करती है। सही। हुआयन ने अधिकतम पहुंच का उपयोग किया। डाकू ने कहा, तो अगर वह उसके दायरे से बाहर निकलने में सफल हो जाता तो वह प्रभावित नहीं होता। सौभाग्य से एक हत्यारे के रूप में उसे अपनी गति पर पूरा भरोसा था। हुआयन ने उसे पकड़ लिया और उसने पूछा, कैसे? हुआयन ने जवाब दिया कि उसने कभी अपराधियों पर शारीरिक दंड का उपयोग नहीं किया। क्या उसे पता है? डाकू ने पूछा। वह क्यों नहीं हिल सका? हुआयन ने पूछा। क्या उसे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि वह कमजोर है? इसके विपरीत, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसलिए है क्योंकि वह अपनी भयानक ताकत को मुश्किल से नियंत्रित कर सकती है। अगर अपराधी अपने समय से पहले मर जाता है तो उसमें मजा कहाँ है? उसने नाखुशी से भौहें चढ़ाई और कहा, भयानक? वह कितना तेज है? डाकू उसकी पकड़ से छूट गया और चिल्लाया, ठीक है, उसे आखिरकार मरने दो। फूफू एमसी के कंधे पर बैठा और कहा, यह वास्तव में उसके लिए है। चियांग चेन ने जवाब दिया, वह थक चुका है, उसे इसकी ज्यादा जरूरत है। डाकू मुस्कुराया और पूछा, सम्मानित व्यक्ति, उसने अपनी आखिरी दावत का फैसला कर लिया? एमसी ने अपनी उंगलियां चटकाई, मना सक्रिय किया और कहा, उसने उसके लिए भी कुछ छोड़ा। उसने सोचा, टेलीकिनेसिस, अधिकतम शक्ति। डाकू ने उसे देखा और सोचा, फिर से टेलीकिनेसिस, भले ही यह लगे ये डरावना नहीं है, वह अब भी मरा हुआ है। जियांग चेन ने उस पर हमला किया। पहले हुआयन को डराया और पूछा, क्या उसने बचने के बारे में सोचा भी नहीं? उसने खुद को ज्यादा आंका, है ना? वो पहाड़ी से नीचे आया और देखने की पेशकश की कि उसके पास किस तरह के चढ़ावे हैं। उसे उम्मीद है कि कम से कम कुछ तो काम का मिलेगा। वाइन ने आश्चर्य से पूछा, क्या टेलीकिनेसिस सच में ऐसी चीजें कर सकता है? एमसी जमीन पर बैठ गया और पूछा, ये क्या है? फूफू ने उसे देखने दिया। क्या यह उपयोगी होगा? फूफू ने जवाब दिया कि उसे संदेह है कि इस छोटे से व्यक्ति के पास कुछ भी काम का हो सकता है। यहाँ तक कि उसने जो दिया उसका 10वां हिस्सा भी इसके लायक नहीं था। हुआइन ने उसे देखने का आदेश दिया। उसने एमसी के हाथों से छीन लिया और पूछा, क्या यह मिस्टर फ्लॉलेस के निजी गार्ड का टोकन है? उसने इसे कैसे हासिल किया? वो जानती थी। क्या उसने सच में गार्ड पर हमला किया और टोकन ले लिया? जियांग चेन ने जवाब दिया, यह स्पष्ट था कि फ्लोरेंस ने इस आदमी को उसे मारने के लिए भेजा था। वाइन ने पूछा, लेकिन वह उसी को खत्म करेगा? एमसी ने जवाब दिया, कौन जानता है? ऐसा लगता है कि शेन परिवार के किसी मूर्ख ने उसका जिक्र किया। अपनी मौत से पहले वह अभी भी यह कह रहा था कि वह फ्लॉलेस का आदमी है। वाइन ने कहा, संक्षेप में वह सब कुछ पता लगाएगी और फॉर्म के अनुसार रिपोर्ट करेगी। आखिरकार उसने स्रोत को साफ कर दिया। उसके पास साम्राज्य के सामने योग्यता है। जब निर्दोष को पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से व्यक्तिगत अपमान को भूल जाएगा और उसे इनाम भी देगा। आखिरकार वह सबसे दयालु, सबसे उदार और सबसे देखभाल करने वाला व्यक्ति है। वह खुद एक अधिकारी बन गई ताकि उसके रास्ते पर चल सके। एमसी ने उसकी ओर देखा और सोचा, हाँ, उसकी कल्पनाओं का विषय सफेद और मुलायम है और वही नहीं था जिसने उसे मारने की कोशिश की और वही नहीं था जिसने पूरे शहर का कत्ल किया। उसने कहा, वैसे वह पूरी तरह से साफ नहीं कर सका सभी दूषित लिंगुआन झरनों को। उसने उससे कहा कि वह जाकर नगरवासियों को चेतावनी दे कि वे निकासी की तैयारी करें, क्योंकि इस सनी को कुछ बुरा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वाइन ने पूछा, सनी? जियांग चेन ने जवाब दिया, वो जल्दी पता लगा लेगी। वाइन ने रुकने और खत्म करने के लिए कहा। कुछ समय बाद शाही महल में गार्ड्स थे और एमसी एक पेड़ की शाखा पर था और कहा, अगर सम्राट का बेटा ऐसा बड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके पिता दोषी हैं। ये मूर्ख निर्दोष इस तरह बन गया क्योंकि पुराने राजा ने उसे बहुत अधिक बिगाड़ दिया। उसे उससे एक आदमी की तरह बात करने की जरूरत है। फूफू मुस्कुराई और कहा, मूर्ख भाई, वह सोचती है कि वह बहुत आत्मविश्वासी है। महल का आंगन गुरुओं से भरा है और वहां एक बाधा भी है जो जादू को रोकती है। वो वहां प्रवेश करने पर टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता। एमसी ने जवाब दिया, यही कारण है कि उसके पास वह है। फूफू, वह वास्तव में उस पर अपनी जान भरोसा करता है। फूफू चिल्लाई, रुको, वह उस पर निर्भर कर रहा है? ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया।
वह महान और शक्तिशाली फूफू पर भरोसा कर सकता है। जियांग चेन ने उसे डिब्बे फेंके और कहा कि पहले इसे पकड़ो। वह जानता है कि वह कितनी प्यारी है। वह सोचता है कि अगर वह उसे फेंक देगा तो क्या वह लंबे समय तक रोएगी। फूफू ने हैरान होकर पूछा, क्या? एमसी चिल्लाया। 1 2 3 चलो। उसने अपना हाथ घुमाया और फूफू को साइड में फेंक दिया। नाइट ने कहा, कुछ उड़ता हुआ गया। दूसरे नाइट ने सभी पोस्टरों को तुरंत क्षेत्र की तलाशी लेने का आदेश दिया। जियांग चेन ने सोचा, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर बाद शूरवीर फूफू की ओर झुका और पूछा, बच्चे क्या हुआ? फूफू रो पड़ी और कहा कि कुछ मानव तस्कर अंकल ने फूफू को ले जाने की कोशिश की, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पूरी ताकत से विरोध किया और भाग निकली। शूरवीर ने पूछा, मानव तस्कर? वह कहाँ है? फूफू ने बगल की ओर इशारा किया और कहा, वहां। शूरवीर ने कहा, आगे बढ़ो। शाही शहर के पास कोई घटना नहीं होनी चाहिए। उस आदमी ने जवाब दिया, जी कप्तान। फूफू ने कहा, धन्यवाद अंकल। फिर फूफू घर जाएगी। शूरवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे रुकने को कहा। चूंकि यहाँ मानव तस्कर थे, वह उसे घर छोड़ देगा। वह कहाँ रहती है? फूफू। फूफू ने अपने होंठ भींच लिए, थोड़ी शर्मिंदा हुई। इस समय एमसी मेज पर बैठा कह रहा था, चिकन लेग बुरा नहीं है, बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम, नमकीन और सुगंधित। शाही रसोई स्पष्ट रूप से अपनी रोटी बेकार नहीं खाते। और ग्रानी के बूढ़े राजा क्या कहेंगे? एमसी ने सोचा। वह बोल नहीं सकते। एमसी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे चिंता न करने को कहा। वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। राजा ने कहा कि अब वह मानसिक रूप से उससे संवाद कर सकते हैं। वह कौन है? जियांग चेन ने जवाब दिया, यह मायने नहीं रखता कि वह कौन है। महत्वपूर्ण यह है कि लिंगग्वांग में एक ज़ॉम्बी सर्वनाश शुरू होने वाला है। उसका बेटा निर्दोष इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह पूरे शहर का संहार कर देगा। अगर वह सब कुछ बदलना चाहता है तो उसे अब कार्रवाई करनी चाहिए। उसने उसे चेतावनी दी। राजा ने मुड़कर पूछा, ज़ॉम्बी सर्वनाश, ये क्या बकवास है? उत्तरी साम्राज्य हमेशा सर्वोच्च देवता के संरक्षण में रहा है। उनके क्षेत्र में ऐसी महामारी क्यों आएगी? और वह कहता है कि आरसीएस शहर का संहार करेगा? बिल्कुल नहीं। उसका बेटा कभी कभी अजीब व्यवहार कर सकता है, लेकिन इन लोगों से ज्यादा कोई और प्यार नहीं करता। उसके जन्मदिन पर, एमसी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, उसके जन्मदिन पर सभी उत्तरी घाटियां उसका नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई। आर्कियस, उसका बेटा, उत्तर का नेता बनने के लिए पैदा हुआ था। बूढ़े आदमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने पूछा कि उसे कैसे पता था कि वह यह कहना चाहता था। उसने सिर झुका लिया और कहा कि यह विचार दशकों से उसके मन में पनप रहा था। वह इसे सबसे उपयुक्त समय पर कहने के लिए बचा रहा था। एमसी ने सोचा, खैर, उसने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि यह उसकी आखिरी भाषण होगा उसके मरने से पहले। उसने कहा, वैसे भी उसे धोखा देने का कोई मतलब नहीं था। चाहे यह सच हो या नहीं, वह खुद जान सकता था। राजा ने भौहें चढ़ाई और सोचा, हालांकि वह नहीं समझ पाया कि यह युवा व्यक्ति क्या चाहता था, लेकिन जैसे ही माइंड पहुंचेगा वह सच्चाई जान सकेगा। एमसी ने फिर से पूछा, माइंड? बूढ़े आदमी, क्या उसने भी बैकअप के लिए बुलाया? उसी समय शूरवीर सड़क पर चल रहे थे और पूछ रहे थे, बच्ची, क्या वह पहले ही 3 गलियां चल चुकी है बिना यह याद किए कि वह कहाँ रहती है? फूफू ने जवाब दिया, वो बस भूखी थी, खाली पेट आप अपनी माँ को भी भूल सकते हैं। अंकल, क्या वह फूफू के लिए कुछ खाने को खरीदेगा? नाइट ने चिढ़कर उसे वापस ले जाने का आदेश दिया और दूसरे नाइट ने पूछा, कैप्टन, अगर वह किसी कुलीन परिवार से है तो वे दुश्मन बना सकते हैं। आदमी ने जवाब दिया, शाही शहर के पास संदिग्ध लोगों को न आने देना बेहतर है। नाइट ने हाथ हिलाया और कहा, छोटे, उसे उसके साथ आने दो। अचानक फूफू ने महान दंडात्मक प्रहार का उपयोग किया। हुर्रे, और नाइट जोर से चिल्लाया। उसने कहा, फूफू अब उनके साथ नहीं खेलेगी, अलविदा। शूरवीर जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, भय। इस समय शूरवीर माइन के पास आया और कहा, सर, स्थिति गंभीर है, कृपया उसे तुरंत महामहिम के पास जाने दें। माइन ने जवाब दिया, चिंता की कोई बात नहीं, पूरा शाही शहर उसके नियंत्रण में है। उसने गोले को अपने हाथ से छुआ और जिंगचेन और राजा के बीच की बातचीत देखी। इमसी ने पूछा, वह अपनी नगरी को बचाने की कोशिश कर रहा है और वह मदद के लिए एक चूहे को बुला रहा है, क्या आपको शर्म नहीं आती, बूढ़े आदमी? राजा ने जवाब दिया, उसे बुलाने की भी जरूरत नहीं है। एक 8वें स्तर के जादूगर के रूप में उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरे शाही शहर को कवर करने के लिए पर्याप्त है। विभिन्न ऊर्जाएं निश्चित रूप से उसे आकर्षित करेंगी। यह सिर्फ समय की बात है। उसकी सुरक्षा मोहर में 8वें स्तर का जादू है जो उसे पलक झपकते ही नष्ट कर देगा। उसने सही किया कि उस पर हमला नहीं किया। एमसी ने कहा, ओह, ये पेतुविंग। अचानक माइन की आवाज गूंजी और कहा, उसे नहीं पता कि यह युवक यहाँ कैसे आया, लेकिन माइन की निषिद्ध मुहर के प्रभाव में आते ही सभी जादू और जादू के चक्र अपनी शक्ति खो देते हैं। जियांग चेन ने कहा, ठीक है, ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे पकड़ लिया। राजा ने भौहें चढ़ाई और कहा, चिंता की कोई बात नहीं, उसका उसे यातना देने का कोई इरादा नहीं है, जब तक वह ईमानदारी से सब कुछ नहीं बता देता, जिसमें लिंगग्वांग भी शामिल है। एमसी ने कहा, वो मजाक कर रहा था, बूढ़े आदमी को आराम करने दो। उसने कहा, फूफू। अब कमरे में काला मना प्रकट हुआ, जिसने राजा और जादूगर का ध्यान आकर्षित किया, जो पहले से ही अपने पोर्टल से बाहर निकल रहा था। माइन ने चारों ओर देखा और पूछा, क्या वह गायब हो गया? ये कैसे संभव है? राजा ने पूछा। मायने, क्या पूरे महाद्वीप में उससे ज्यादा ताकतवर लोग हैं? मायने ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और जवाब दिया, शायद कुछ दर्जन होंगे, लेकिन अगर कोई उससे ज्यादा ताकतवर भी है तो रॉयल सिटी में उसका निषिद्ध मुहर उसे कुछ समय के लिए रोक लेगा। कम से कम वह इतनी आसानी से नहीं जा सकेगा। कैसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है? कुछ समय पहले एक आवाज गूंजी। आश्चर्यजनक रूप से भाग्य को एक त्रासदी के रूप में पूर्व निर्धारित किया गया था, लेकिन किसी ने इसे तोड़ दिया। उसका जीवन सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक जिसे उसने कभी देखा था। राजा ने चारों ओर देखा और पूछा, वो कैसी आवाज थी? कछुआ बात कर रहा था। अगर कोई उसे अजीब बातें बताता है तो वह तुरंत इनकार नहीं करेगा। उसे जांचने दें, शायद यह भगवान की इच्छा है।
उसे विश्वास करने की कोशिश करनी चाहिए, शायद यह भगवान की इच्छा है। राजा ने पूछा, क्या कछुआ बात कर रहा है? ऐसा लगता है कि उसे न केवल सुनने में समस्या है बल्कि उसके सिर में भी समस्या है। वर्तमान में उसने अपनी बाहें मोड़ी और पूछा, क्या यह सच में भगवान का संदेशवाहक है? इस समय एमसी उजाले के चमकदार रास्ते पर चल रहा था और सोचा, ऐसा लगता है कि उसकी शर्त सफल हो गई। वह चंद्रमा डिस्क फॉल ट्रायल की ओर बढ़ा और सोचा, जब ट्रायल में प्रवेश करने से पहले पास सक्रिय होता है तो सभी को जबरन प्रशिक्षण क्षेत्र में ले जाया जाता है। ये प्रशिक्षण स्थल इरा महाद्वीप की मूल शक्ति के आधार पर बनाए गए हैं और वे इतने शक्तिशाली हैं कि साधारण लोग इसका विरोध नहीं कर सकते। इसलिए उसने विशेष रूप से फुफू से कहा कि वह सही समय पर पास को सक्रिय करे ताकि वे जबरन टेलीपोर्ट होकर शाही शहर से सुरक्षित निकल सकें। फुफू बॉक्स को खोलने का आदेश दे रहा था। जियांग चेन ने अपने हाथ जेब में डाले और सोचा, यह एक बुरा फीचर नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। परीक्षण केवल उसी को टेलीपोर्ट करता है जिसने परमिट को सक्रिय किया। ये महाद्वीप के नियम है, इसलिए उसने फुफू के नियमों का पालन न करने पर दांव लगाया। परीक्षण केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर सकता है और उसे टेलीपोर्ट करने में सक्षम था। फुफू ने उसे अपने हाथ से छुआ और कहा, वह बहुत थकी हुई है। समय पर पहुंचने के लिए धन्यवाद। फुफू, वह उसका धन्यवाद कैसे करेगा? एमसी ने उसके मुंह में खाना ठूंस दिया और फुफू ने शर्माते हुए कहा, बड़ा रसीला, बहुत स्वादिष्ट। बेवकूफ भाई, कभी कभी वह भी उपयोगी हो सकता है। जियांग चेन ने खिंचाव किया और सोचा, 8वें स्तर का जादूगर IRL, शायद वह कूल दिखेगा, लेकिन यहाँ वह एक बात कह सकता है, उसे अभी भी बहुत प्रशिक्षण करना है बेटे।